एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां गेम्स असलियत में बदल गए हों और स्कूल की हर लड़की पहले से ही ये तय कर रही हो कि किस जीनियस को अपना बनाना है। क्योंकि 100 साल पहले असली वीडियो गेम्स के मॉन्स्टर्स असली दुनिया में आ गए थे। इंसानों को जिंदा रहने के लिए अपनी कॉम्बैट पावर जगानी पड़ी। मॉन्स्टर्स को ग्राइंड करें, क्लास बदलें, लेवल अप करें या हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ऐसी दुनिया में जीनियस सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वे इंसानों की पूरी लाइफलाइन होते हैं। और ये बेवकूफ जिसका नाम जैंग ली है, जो 18 साल पहले यहाँ आया था, जब से वो चलना सीखा है तब से हर स्किल ट्री को मैक्स कर रहा है। उसकी स्टैट शीट एक चीट कोड की तरह पढ़ी जाती है। हर एक कॉम्बैट कैटेगरी को बहुत अच्छा रेट किया गया है, क्योंकि जिस क्लास में आप जागते हैं वही आपकी पूरी जिंदगी तय करती है। बेसिक का मतलब है कि आप एनपीसी मटेरियल हैं। हिडन का मतलब है कि आप एक चलता फिरता चीट कोड है। यहाँ तक कि उसका टीचर भी इस बच्चे पर अपनी पूरी रेपुटेशन दांव पर लगा रहा है। कसम से लड़के के पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ एक कैच है। जब आप जीनियस होते हैं तो हर कोई आपको देख रहा होता है। एक मील के दायरे में हर इनसिक्योर बेवकूफ आपको टेस्ट करने के लिए बाहर आ जाता है। यान शू नाम के इस वॉकिंग जिम मेंबरशिप से शुरू करते हैं। गोल्डन डोमेन ब्लड लाइन। डैडी एक टॉप टीयर प्रैक्टिशनर है, लेकिन जैंग ली हर मोड़ पर उनसे आगे निकल रहा है। हमारा लड़का इसे आसान बनाए रखता है। कहता है कि उसने अभी ये भी तय नहीं किया है कि किस क्लास के लिए टारगेट करना है। तो जाहिर है यानशू उसका कॉलर पकड़ता है और वादा करता है कि अगर उसने कुछ भी कमजोर किया तो वो उसे बेइज्जत करेगा। जैंगली बस कहता है छोड़ो, और सिर्फ वो घूरना ही यानशू को जगाने वाली किसी भी चीज से ज्यादा ठंडा है। वो बेवकूफ उसे चलने देता है, लेकिन इस राइवलरी पर नजर रखना, क्योंकि ये मायने रखने वाली है। देखो, इस दुनिया में जब कोई जीनियस अपनी अवेकनिंग में फेल हो जाता है तो वो सिर्फ इज्जत ही नहीं खोता, वो पूरे स्कूल का कंटेंट बन जाता है। सेरेमनी शुरू होती है और वहां सबसे पहला स्टूडेंट वहीं गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर, जो ऐसी ड्रेस में आया था जिसे डिस्ट्रैक्शन हैजर्ड माना जाना चाहिए, उस बच्चे को भेज देता है और अगले को बुलाता है। फिर पूरा एरिना ग्रीन एनर्जी से भर जाता है और मोएन एक एडवांस्ड तेज तीरंदाज के तौर पर बाहर आती है। और भाई, सुनहरे बाल, धनुष, ऑरा, भीड़ एकदम पागल हो जाती है, क्योंकि वो एकेडमी की क्राउन ज्वेल है और अभी वो ठीक यही साबित कर रही है। अगला नाम रोशनी का एक और बर्स्ट है और यान्यू फ्लेम मेज और एडवांस्ड क्लास खींचता है। फिर इसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो इससे निराश दिखे। एक के बाद एक दो एडवांस्ड अवेकनिंग, और ये जोकर पहले से ही आने वाली और भी बड़ी चीजों के बारे में बोल रहा है। फिर जैंगली को सीधे चेहरे पर देखता है और कहता है कि कोशिश एक मजाक है, क्योंकि टैलेंट ऐसी चीज है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। वे उसका नाम पुकारते हैं और जैंगली ऐसे चलता है जैसे उसकी जिंदगी में सब कुछ इसी सेकंड के लिए बन रहा हो। टेबल पर बैठे हर जज ध्यान देता है और उसका टीचर क्लिपबोर्ड को व्हाइट नकल कर रहा है। वो प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है और उसके आसपास की हवा वैक्यूम की तरह अंदर की ओर खींचने लगती है। फिर सब कुछ फट जाता है। आर्टिफैक्ट्स घूमने लगते हैं। एरिना में एनर्जी भर जाती है। ऐसा डिस्प्ले जो इतिहास की किताबें फिर से लिख देता है। टीचर अपनी कुर्सियों से उछल पड़े, कागज बिखर गए, क्योंकि कोई भी इस लेवल की पावर के लिए तैयार नहीं था। उसका टीचर मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। उस मशहूर छिपी हुई क्लास के बारे में फुसफुसा रहा था, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। बेसिक मेज, सबसे निचला टियर, वो क्लास जो आपको तब मिलती है जब सिस्टम आपको छोड़ देता है। और हर एक जज हैरान बैठा था, सोच रहा था कि सबसे अच्छे स्टूडेंट ने पूरे गेम में सबसे खराब क्लास कैसे रोल की। और चाकू घुमाने वाला पहला इंसान वही था जिसके बारे में आप सोच रहे थे। यानी वो हंस रहा था जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। और कुछ ही सेकंड्स में पूरा स्कूल अपनी रैंकिंग बदल रहा था। सिम्स मुआन के प्रति लॉयल्टी की कसम खाने के लिए लाइन में लग गए थे, जैसे वो एप्लीकेशन ले रही हो। इन सब के बीच जैंगली पूरी तरह से चुपचाप खड़ा था, जबकि भीड़ में हर परछाई बारी बारी से उसकी लेगेसी पर थूक रही थी, जैसे ये कोई टीम स्पोर्ट हो। और वो एरिना में बिल्कुल अकेला घूम रहा था। हर तरफ से फुसफुसाहटें उसे ऐसे मार रही थी जैसे दिखाई न देने वाले चाकू हो। वो अंधेरे में खड़ा सोच रहा था, क्या सच में यही है? क्या यही 18 साल की मेहनत खत्म हो जाएगी? लेकिन फिर उन आंखों के पीछे कुछ बदलता है, और आप इसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम ने अभी एक नोटिफिकेशन भेजा है जो बिल्कुल सब कुछ बदल देता है। स्पेशल टैलेंट स्किल्स अपने आप मैक्स लेवल पर पहुंच जाती हैं। ये बेवकूफ इसे घूर रहा है जैसे, रुको, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या ये इस बात से जुड़ा हो सकता है कि मैंने सचमुच इस शरीर में पुनर्जन्म लिया है? वो अपना स्किल ट्री खोलता है और 3 स्टार्टर स्पेल देखता है, लेकिन वो अभी मैक्स नहीं हुए हैं। फायरबॉल स्पेल, लाइट आर्मर स्पेल, मेडिटेशन स्पेल, एक बॉटम टीयर मेज का एकदम स्टार्टर पैक। और फिर बार्स अपने आप चढ़ने लगते हैं, लेवल 5 से 7, जैसे किसी ने चीट इंजन लगा दिया हो। वो इसे अपनी आंखों से देख रहा है और उसका दिमाग पूरा सिस्टम रीबूट कर रहा है। हर एक बार ऊपर तक भर रहा है। तीनों स्किल्स एक साथ कैप की ओर बढ़ रही हैं, तीनों का मैक्स लेवल। और अब उसे अपने टीचर की कही एक बात याद आ रही है। हर क्लास 3 लेवल 1 स्किल से शुरू होती है, और जब आप उन्हें लेवल अप करते हैं तो पावर धीरे धीरे नहीं बढ़ती, ये तेजी से बढ़ती है।
लेकिन बात यह है कि स्किल्स को लेवल अप करना लगभग नामुमकिन है और पूरी दुनिया में लगभग किसी ने भी तीनों को मैक्स नहीं किया है। और इस बच्चे को ये तीनों स्किल्स फ्री में मिल गई हैं और उसकी मुस्कान से पता चलता है कि उसे पता है कि ये कितना खराब है। वो वहां खड़ा ये महसूस कर रहा है कि एक बेसिक मेज पर ऑटो मैक्स स्किल्स किसी भी तरह गेम के किसी भी हिडन क्लासेस ज्यादा ओवरपावर्ड है और किस्मत ने बस उसे अल्टीमेट कॉन्सोलेशन प्राइज दे दिया। लेकिन इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, उसका टीचर उसे ढूंढ लेता है और उसके कंधे पकड़ लेता है। प्रिंसिपल यहाँ पूरी हिम्मत बढ़ाने वाली बातें कर रहा है कि कैसे एक बेसिक क्लास में भी अनगिनत पॉसिबिलिटीज हैं और सभी टीचर अभी भी उस पर विश्वास करते हैं। और जैंग ली, जिसने सचमुच 30 सेकंड पहले ही गॉड मोड अनलॉक किया है, मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू प्रिंसिपल, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। इस आदमी की एक्टिंग अवार्ड वर्दी है, क्योंकि प्रिंसिपल सचमुच इमोशनल होकर चला जाता है जबकि जैंग ली उस हुडी के नीचे इतिहास का सबसे खराब टैलेंट छुपा रहा है। मीनवाइल मूंगफली की गैलरी अभी भी उसके गिरने पर ऐसे खुश हो रही है जैसे ये उनके पूरे सेमेस्टर की सबसे खास बात हो, क्योंकि लगता है किसी जीनियस को टूटते देखना किसी को सफल होने से ज्यादा मजेदार होता है। लेकिन जैंग ली पहले से ही सोच रहा है, आगे बढ़ो, हंसते रहो, मैं तुम सब में से हर एक को निराश करने वाला हूं। अब यहां से मामला और भी मजेदार हो जाता है, क्योंकि वो ट्रायल शूटिंग रेंज में जाते हैं जहां प्रैक्टिशनर्स अपनी नई जागी हुई स्किल्स को टेस्ट करते हैं। और अंदाजा लगाओ कि कौन पहले से ही सबसे आगे और बीच में दिखावा कर रहा है। यानियो एक बहुत बड़ा आग का गोला इकट्ठा कर रहा है जो किसी मूवी पोस्टर पर होना चाहिए। वो उसे सीधे ट्रेनिंग डमी में भेजता है और वो चीज पूरी तरह से आग में जल जाती है। उसका छोटा सा फैन क्लब तुरंत उसे ऐसे उत्साहित करने लगता है जैसे उसने अकेले ही दुनिया की भूख खत्म कर दी हो। लेकिन फिर ये बेवकूफ जैनली को पास से गुजरते देखता है और आप सचमुच देख सकते हैं कि उसकी बुली करने की आदत रियल टाइम में एक्टिव हो जाती है। वो चिल्लाता है, हे वो आम मामूली जादूगर जिसकी एनर्जी मिडिल स्कूल में पीक पर थी और फिर कभी ठीक नहीं हुई। फिर ये पक्का साइको जस्ट उसका ध्यान खींचने के लिए आग की एक दीवार खड़ी कर देता है और चिल्लाता है कि वो उससे बात कर रहा है। जैंगली मुश्किल से मुड़ता है और बस कहता है, क्या? यानशु अपनी जली हुई डमी के पास झुकता है और तथाकथित जीनियस को चुनौती देता है कि वो दिखाए कि एक बेसिक मेज क्या कर सकता है। जैंगली उसे हाथ हिलाकर टाल देता है और कहता है, छोड़ो भी, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही स्किल्ड हूँ और इस आदमी पर इतना ज्यादा भरोसा करना गुनाह है। तो यानियो अपना आपा खो देता है, उसके सामने आ जाता है और एक एडवांस्ड फ्लेम मेज के खिलाफ मुकाबला करने की हिम्मत दिखाने के बारे में चिल्लाने लगता है। फिर उसका सिर पकड़ता है और उसे डरपोक कहता है, जो रिकॉर्ड के लिए इस बेवकूफ का आज का सबसे बुरा फैसला हो सकता था, क्योंकि जैंग ली ने बस पोलाइट होना बंद कर दिया और एक फायरबॉल फेंका जिससे ये आदमी ऑर्बिट में चला गया। और यान शू, जो अभी मीडियम रेयर है, में इतनी हिम्मत है कि वो हंसता है और कहता है, एक बेसिक फायरबॉल। फिर असली फायरबॉल आता है और भाई ये चीज पूरी शूटिंग रेंज को एक नेचुरल डिजास्टर की तरह निकल जाती है। यानियो और उसके छोटे साथी एक बेसिक मेज के स्टार्टर स्पेल से पूरी मिट्टी में धंस रहे हैं। और ये मजेदार बात है, पूरा मैदान एक चेन रिएक्शन में फट जाता है जो शायद कहीं किसी सिज्मोग्राफ पर रजिस्टर हो गया हो। रेंज पर हर ट्रेनिंग डमी उसी धमाके में कबाड़ बन जाता है और वे एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स के हिट झेलने के लिए बनाए गए थे। यानियो वहीं खड़ा है और उसका पूरा दुनिया देखने का नजरिया टूट रहा है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था। और जैंगली नरक से ऐसे दूर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि यानियो चिल्ला रहा है कि एक बेसिक मेज ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन ये अब तक का सबसे कोल्ड एग्जिट है जो हमने देखा है और ये आसपास भी नहीं है। तो ये बेवकूफ घर जाता है और तुरंत अपने माना पूल का हिसाब लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि शूटिंग रेंज पर उस न्यूक ने एक ही शॉट में उसके आधे रिजर्व खा लिए थे। और इससे पहले कि वो बैठ भी सकता, कोई उसे क्लासिक पेरेंट गिल्ट ट्रिप के साथ मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पहले कॉल किए घर आने की। और फिर उसकी माँ अंदर आती है और कहती है, भाई मुझे एक पल चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट को किसी की माँ को इस तरह बनाने का बिल्कुल हक नहीं था। वो खाने के लिए बैठता है और लापरवाही से वो गिरा देता है जो वो आज एक मेज के तौर पर जागा था, जैसे वो अभी इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्टार्टर क्लास यूजर है। और उसकी माँ यहाँ इस बात पर मुस्कुरा रही है कि मेज कितने अच्छे हैं क्योंकि उन्हें पीछे की लाइन में छिपने को मिलता है, जो बहुत प्यारा है क्योंकि उसके बेटे का पीछे की लाइन में सपोर्ट करने का आइडिया पूरे फील्ड को मिटाना है। लेकिन फिर वो डिनर के बीच में रुकती है और कहती है, ओह रुको, माँ के पास तुम्हारे लिए कुछ है। और जैंग ली वहां चॉपस्टिक मुंह में लिए बैठा है, अब क्या? वो ये सील्ड बॉक्स निकालती है और कहती है, ये तुम्हारे पिता की तरफ से है, जो साफ तौर पर एक पावरफुल प्रोफेशनल थे। और रुको, क्योंकि ये एकदम नई जानकारी है। जैंग ली का गला लगभग घुट जाता है, क्योंकि उसने उसे पूरी जिंदगी बताया कि उसके पिता उसके पैदा होने से पहले ही मर गए थे और अब वो बस यूं ही डिनर पर उसका नाम ले रही है। उससे पूछना शुरू करता है कि क्या उसके पिता इतने ताकतवर थे, वो इतने समय से कहाँ थे, और उन्होंने 18 साल तक बिना एक भी बात कहे उन्हें क्यों छोड़ दिया। और वो बस इतना कहती है कि वो दुनिया के किनारे पर चला गया क्योंकि कुछ ज़रूरी काम थे, जो फिक्शन में सबसे बेकार पिता का बहाना है। लेकिन वो उससे विनती करती है कि वो अपने पिता को दोष ना दे, क्योंकि जाहिर तौर पर उस आदमी ने जैंगली को एक जादूगर बनाने का वादा किया था, इसीलिए उसने पूरी जिंदगी उस पर जादूगर की पढ़ाई थोपी। फिर वो रोने लगती है, कहती है, अब जब तुम बड़े हो गए हो और एक जादूगर बन गए हो, और मैं कसम खाती हूँ कि अगर ये मानवा मुझे बैक स्टोरी के लिए कुछ महसूस कराता है, तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी।
वो अपनी आंखें पोंछती है और उससे कहती है कि वो बॉक्स अपने कमरे में ले जाए क्योंकि माँ थक गई है। और जैंगली बस उसे जाते हुए देखता है, ये जानते हुए कि वो सालों से ये राज अकेले ही ढो रही थी। तो अब वो अपने बेडरूम में खड़ा है और एक ऐसे पिता के इस मिस्ट्री बॉक्स को घूर रहा है जिसे वो कभी नहीं जानता था, और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसा आदमी अपने परिवार के साथ रहने के बजाय एक विदाई का तोहफा छोड़ जाता है। वो उसे खोलता है और पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल जाती है, जैसे उसने अभी अभी आखिरी तहखाने में कोई मशहूर संदूक खोला हो। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि इस बक्से के अंदर जो कुछ भी है वो किसी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। ये एक प्रोफेशन बदलने वाला स्क्रोल है, जो एक जादूगर को आर्केनिस्ट नाम की चीज़ में अपग्रेड करता है। लेकिन इसके लिए पहले गोल्ड लेवल तक पहुंचना ज़रूरी है, और ये आइटम शायद इस पूरे मनमामन हमने देखी सबसे कीमती चीज़ है। जैंगली को पसीना आ रहा है, क्योंकि एक स्क्रोल जो एक खास प्रोफेशन देता है वो असल में टॉप पर पहुंचने का एक गोल्डन टिकट है, और इसका एकमात्र रास्ता गोल्ड रैंक हासिल करना है। अब इस दुनिया में रैंकिंग ऐसे काम करती है, सबसे नीचे नॉर्मल, फिर आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, होली डोमेन और सबसे ऊपर डेमीगॉड। और उसके पिता के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ गोल्ड लेवल के थे, लेकिन वो भी एलीट है। जैंगली सोच रहा है कि कोई गोल्ड लेवल का प्रोफेशनल इतना रेयर स्क्रोल कैसे पा सकता है। तो या तो उसकी माँ ने रैंक के बारे में झूठ बोला था, या उसके पिता उससे कहीं ज़्यादा डरावने हैं जितना उसने बताया था। इसलिए वो अपना मुक्का मारता है और तय करता है कि प्लान आसान है। जिन सिटी में 7 दिनों में होने वाले प्रोफेशनल ट्रायल से पहले गोल्ड लेवल तक पहुंचो, क्योंकि ये बेवकूफ़ खुद को रफ्तार में चलाने में यकीन नहीं करता। अगली बात जो आपको पता चलती है वो शहर में जंगल की ओर जा रहा है, और कोई आर्मर्ड जोकर पहले से ही अनजान नए लोगों के मरने के लिए भागने के बारे में बकवास कर रहा है। उनमें से एक तो ये भी सोचता है कि शायद उसके पास कोई पावरफुल हिडन क्लास है, और सच कहूँ तो ये अंदाज़ा सच के ज़्यादा करीब है जितना वे कभी जान पाएंगे। लेकिन उसका दोस्त उसे तुरंत ये कहकर खारिज कर देता है, देखो वो कितना पतला है, वो साफ तौर पर एक रेगुलर मेज है। और ठीक जब वे उसे रोस्ट कर लेते हैं तो एक रेड हेड फ्रेम में आती है। वो उसका कंधा पकड़ती है और कहती है, अरे छोटे भाई। और जब कैमरा पूरी तरह से सामने आता है तो मैं चाहता हूं कि हर कोई ये समझे कि इस औरत को जान खत्म करने के साफ इरादे से बनाया गया था, क्योंकि विवी के पास तलवार है और इतनी रॉ प्रेजेंस है कि मैं हर उस कैरेक्टर को भूल जाऊंगा जिसे मैंने कभी देखा है। लेकिन उसके दो बेवकूफ़ टीममेट्स तुरंत रोने लगते हैं कि वे अपने मिशन पर कोई खास असर नहीं डाल सकते, और जैंगली को उसके मुंह पर बोझ कहते हैं। विवी उन पर भड़क जाती है और पूछती है कि उन्हें ऐसा क्यों होना चाहिए, और सच कहूं तो वो ऐसे दिखते हुए एक बिल्कुल अजनबी का बचाव कर रही है, जो उसे मेरे फैसले लेने के लिए सच में खतरनाक बनाता है। लेकिन ये बेवकूफ़ बस मुस्कुराती है और कहती है, ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन वो अकेले ठीक रहेगा, जो या तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट या सबसे सुसाइडल बात है जो एक नया जागा हुआ मेज कह सकता है। विवी को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उसके पीछे भागती है, चिल्लाती है रुको, और जैंगली एक ऐसे आदमी की एनर्जी से मुड़ता है जिसे सच में समझ नहीं आता कि उसे 10 में से 10 सर्टिफाइड मदद मिल रही है। वो उसे एक माना पोषण देती है और कहती है, क्योंकि तुम भी एक मेज हो तो तुम्हें शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और वो ये सब सिर्फ मेहरबानी से कर रही है, जो सच कहूँ तो मैं देखने लायक नहीं हूँ। जैंगली ने एक बड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ पोषण लिया और कहा थैंक्स। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी उस सबसे अच्छी चीज़ को सॉफ्ट रिजेक्ट किया था, और विवी ने एक मुस्कान के साथ अलविदा कहा, जिसे आर्टिस्ट ने मेरी भलाई पर पर्सनल अटैक की तरह बनाया था, और उसे जाते समय अपना ख्याल रखने के लिए कहा। अब हम ग्रे जंगल में जाते हैं, जहां उसे जो पहला मॉब मिलता है वो लेवल 4 का बिग ब्रदर गॉब्लिन है, और ये चीज़ ऐसे बनी है जैसे ये जन्म से ही पेड़ के तनों से डेडलिफ्ट करती आ रही हो। जैंगली एक पेड़ के पीछे से झांकता है, इस चीज़ को नापता है, और आप बता सकते हैं कि वो ज़रा भी परेशान नहीं है, जो एक बिल्कुल नए मेज के लिए पक्का पागलों जैसा बर्ताव है। वो अपनी हथेली खोलता है और एक आग जल उठती है, क्योंकि इस आदमी के वोकैबुलरी में सब्टिलिटी शब्द होता ही नहीं है, और वो पर्सनल रिंजिश के साथ एक कॉमेट की तरह जंगल में मैक्स लेवल फायरबॉल को चीखता है। गॉब्लिन को अपना क्लब उठाने का भी समय नहीं मिलता कि ब्लास्ट उसके ठीक बीच में लगे और ये खाना पकाना शुरू कर दे, बाहर से अंदर तक का माहौल। ये चीज़ चीख रही है और अपनी छड़ी घुमा रही है, जबकि उसे जिंदा आग में निगल लिया जा रहा है, जिससे बचने के लिए किसी भी लेवल 4 के मॉब को कभी डिज़ाइन नहीं किया गया था। और पूरी खाली जगह एक आग की दीवार में बदल गई है, जिसने शायद 1 मील के दायरे में हर जीव को डराकर जल्दी रिटायर कर दिया है। जैंगली उस जगह के ऊपर खड़ा है जो पहले एक गॉब्लिन हुआ करता था और अब एक कैंपफायर है, क्योंकि एक मैक्स लेवल स्टार्टर स्पेल ने लेवल 4 के एलीट मॉब को बस एक शॉट में मार डाला, और ग्राइंड अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वो गॉब्लिन फर्श पर गिरता है, इस बेवकूफ़ को हर तरफ से सरसराहट सुनाई देती है, और गॉब्लिन का एक पूरा दस्ता पेड़ों से बाहर निकलता है, क्योंकि जाहिर है वो आग का गोला असल में जंगल के हर हरे रंग के सनकी के लिए डिनर बेल था। लेकिन क्या ये पागल घबराता है?
नहीं, वो कहता है बिल्कुल सही, मुझे एक एक करके उनका शिकार करने से बचाते हैं। बड़े गॉब्लिन में से एक सीधे उस पर हमला करता है, चिल्लाता है ब्लडी मर्डर, तो जैंगली एक लाइट आर्मर स्पेल फेंकता है और गॉब्लिन की ब्लेड उस सुनहरी शील्ड से ऐसे टकराती है जैसे कोई नर्व तलवार ईंट की दीवार से टकरा रही हो। वे स्विंग करते हैं और काटते हैं और एक भी वार सतह को खरोच भी नहीं पाता, क्योंकि लेवल 1 मॉब फाइट में मैक्स लेवल डिफेंस स्पेल सच में गलत है। और फिर ये बेवकूफ़ बस मुस्कुराता है, अपनी कलाई हिलाता है और कहता है फायरबॉल कूल डाउन से वापस आ गया है। वो फायरबॉल को सीधे जमीन पर पटक देता है, जैसे वो इन गॉब्लिन्स को शैडो रेल्म एक्सप्रेस भेजने की कोशिश कर रहा हो, और पूरा झुंड एक ही शॉट में जलकर राख हो जाता है, क्योंकि जैनली प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स में विश्वास नहीं करता। लेवल 2, वो खुद ही ये मानता है, ये एंट के फार्म पर न्यूक गिराने जैसा है, लेकिन एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसके खर्च किए गए माना के बराबर भी नहीं है। इसलिए वो और शिकार ढूंढने के लिए जंगल में और अंदर जाता है, और ऊपर से कुछ बहुत बड़ा उसे देख रहा है, लेकिन जैंगली अभी पूरी तरह से फंस चुका है और एक और आग जला रहा है। चाहे कितने भी आ जाएं, नतीजा हमेशा एक ही होता है। वो लॉन्च करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाता है और फिर बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि कुछ बहुत बहुत गलत हो गया था। ये जीनियस अपना माना बार चेक करता है और सिर्फ 2 फायरबॉल और एक शील्ड के बाद वो पूरी तरह से खाली है, जिसका मतलब है कि उसके मैक्स लेवल के स्पेल्स ओपन बार में एक फ्रैट बॉय की तरह माना पी रहे हैं। किस्मत से शील्ड में अभी भी कुछ जूस बचा है, तो वो सोचता है कि इन गॉब्लिन्स को हाथ से ही हरा देगा और बाद में रिफिल करने के लिए मेडिटेट करेगा। तो ये बिल्कुल पागल जमीन से एक रैंडम लॉग उठाता है और गॉब्लिन से कहता है कि वे वैसे भी उसका आर्मर नहीं तोड़ सकते। फिर वो स्टिक को एक ऐसी मुस्कान के साथ पकड़ता है जिसका मेज के चेहरे पर कोई मतलब नहीं है, और कहता है ठीक है लड़को, चलो खेलते हैं। वो गॉब्लिन के ढेर पर कूदता है और एक पेड़ की टहनी को बेसबॉल बैट की तरह घुमाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें मेले मेज की पावर दिखाता हूँ। एक गॉब्लिन की खोपड़ी पर ऐसे प्रहार करता है जैसे एक ऐसा आदमी जिसने कभी संयम शब्द के बारे में सुना ही ना हो। इसके अलावा कि जो डैमेज नंबर आता है वो बहुत ही कम -10 आता है। और एक जादूगर होने की सच्चाई ये है कि वो उस गॉब्लिन से ज़्यादा जोर से मारता है। क्या उसे परवाह है? ज़रा भी नहीं, क्योंकि हर हिट पर 10 डैमेज तब भी जुड़ते हैं जब दुश्मन आपको सच में खरोच भी नहीं सकता। और इतिहास के सबसे थका देने वाले ग्राइंडिंग सेशन के बाद ये जोकर आखिरकार उन सबको थका देता है और लेवल 3 पर पहुंच जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अभी अभी एक पेड़ के तने से मैराथन दौड़ी हो। अब वो बैठकर हिसाब लगाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक डैमेज स्पेल है। खाली होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 2 कास्ट और हर लड़ाई में शील्ड की ज़रूरत होने का मतलब है कि ग्राइंड की स्पीड बहुत आधी है। और ठीक जब वो वहाँ बैठकर दिमागी गणित कर रहा होता है, तो आसमान से कुछ हथियार निकाले हुए गिरता है। जैंगली जम जाता है, क्योंकि उसके पीछे अंधेरे से आ रही आवाज़ रेगुलर गॉब्लिन एनर्जी नहीं है, और कोहरे में बढ़ती हुई वो लाल आंखें एक बहुत बुरा साइन है, क्योंकि वहीं एक रेफ्रिजरेटर जितना बड़ा गॉब्लिन खड़ा है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है जिसका वजन जैंगली के पूरे भविष्य से भी ज़्यादा है। और गेम उसे एलीट मॉन्स्टर बताता है। और ये पागल आदमी क्या करता है? वो मुस्कुराता है और एकदम सही टाइमिंग पर जाता है, क्योंकि एलीट मॉन्स्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस देते हैं, और जाहिर है उसे बस इसी वजह की ज़रूरत है। वो एक लाइट आर्मर स्पेल फेंकता है, एक ऐसे आदमी की एनर्जी से जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई चीज़ उसे मार सकती है। वो बड़ा हरा शैतान उसे वैसे ही देखता है जैसे आप अपनी डिनर प्लेट पर आई चींटी को देखते हैं। और जैंगली को अचानक दूसरे ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी स्टेटस स्क्रीन पर देखता है और उसका माना पूरी तरह सूख गया है। उसकी हेल्थ मुश्किल से ठीक है, और उसने जो शील्ड अभी डाली थी उसने उसके टैंक का आखिरी फ्यूम भी खा लिया। और अब उसका सामना एक लेवल 10 के बड़े कुल्हाड़ी वाले गॉब्लिन से है, जिसके पास 0 माना, 0 शील्ड, और उसके पास सिर्फ एक स्टिक और वही हिम्मत है जो उसे यहाँ तक ले आई। विशाल हरी कुल्हाड़ी उस हथियार को नीचे गिराता है जैसे वो धरती को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा हो, और जैंगली के पास मुश्किल से ही हिलने का समय होता है। ब्लेड जमीन पर गड्ढे बना देती है जहां ये बेवकूफ आधा सेकंड पहले खड़ा था, और सिर्फ शॉक वेव से पत्थर छर्रों की तरह उड़ते हैं। और बड़ा हरा शैतान मुस्कुरा रहा है, जैसे वो पहले ही जीत चुका है, जबकि जैंगली वहीं खड़ा कह रहा है ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चकमा देने में भी एनर्जी लगती है जो इसमें नहीं है, और अगला बार उसे इतनी जोर से मारता है कि उसका कंकाल हिल जाता है। और जब उसे लगता है कि बॉस फाइट काफी बुरी है, तो एक रेगुलर गॉब्लिन पीछे से उस पर झपटता है, क्योंकि वो एड्स के बारे में पूरी तरह भूल गया था। अब पूरा झुंड उस पर हमला कर रहा है, और इस जोकर में इतनी हिम्मत है कि वो चिल्ला रहा है कि उसे धमकाया जा रहा है, क्योंकि उसके पास माना नहीं बचा है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की तरह घबराने के बजाय वो अपने दिमाग में कॉम्बैट मैच चलाना शुरू कर देता है और 3 ऑप्शन पर पहुंचता है। पहला है मेडिटेशन करने और टैंक को फिर से भरने के लिए समय निकालना, सिवाय इसके कि गॉब्लिन उसे स्पा ब्रेक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक और पहले से ही हवा में उसका गला घोटने आ रहा है। वो भागता है, ये महसूस करते हुए कि ऑप्शन एक पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि जब सब कुछ तुम्हें खाना चाहता है तो सचमुच शांत बैठने का कोई मौका नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अपना इकलौता माना पोषण इस्तेमाल करो, बस इससे मुश्किल से उसका 1/3 बार ठीक होता है, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक फायरबॉल, और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरा ऑप्शन सबसे सही है,
पीछे हटो, ठीक हो जाओ और अगले दिन लड़ने के लिए वापस आओ, जैसे किसी के ब्रेन सेल्स काम कर रहे हों। लेकिन ये पागल सबसे स्मार्ट ऑप्शन देखता है और कहता है, भागना सच में मेरा स्टाइल नहीं है। जबकि बड़ा गॉब्लिन सचमुच पेड़ों के बीच से उसका पीछा कर रहा है। उसका मानना है कि अगर वो नेचुरल माना रीजन के लिए 24 घंटे इंतजार करता है, तो कोई और उसका एलीट मॉब चुरा सकता है और वो उस एक्सपीरियंस को बर्बाद होने देने के बजाय मरना पसंद करेगा। तो ये बिगड़ा हुआ गेमर अपनी आखिरी कोशिश में स्पीड रनर की तरह लड़ाई के बीच में माना पोषण घटक जाता है और उसका एमपी बार वापस जिंदा होने लगता है। लेकिन बड़ा एक्स गॉब्लिन उसे शांति से पावर अप नहीं करने देता और उसे एक ऐसे हिट से पकड़ लेता है जिससे खाली पोषण की बोतल उड़ जाती है। और आखिरी बार लगने से ठीक पहले गॉब्लिन फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी किसी ऐसी चीज से टकराकर वापस आ गई जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। लाइट आर्मर वापस ऑनलाइन आ गया है और जैंगली उस गोल्डन हेक्सागन शील्ड के अंदर खड़ा है, बिल्कुल बेबस लग रहा है। उसका हेल्थ बार एक धागे से लटका हुआ है। अब यहाँ ये सच में पागलपन की हद तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो ये हिसाब लगा रहा है कि शील्ड टूटने से पहले वो मैक्स लेवल मेडिटेशन से कितना माना रीजन कर सकता है। गॉब्लिन बैरियर पर अपना सब कुछ फेंक रहे हैं और ये बेवकूफ इसे जुआ कह रहा है, जैसे वो किसी कसीनो में हो और अपनी असली जान के लिए नहीं लड़ रहा हो। और फिर ये पक्का साइकोपैथ शील्ड के अंदर पालथी मारकर बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है, जबकि मॉन्स्टर उसके बैरियर पर ड्रम की तरह पीट रहे होते हैं। इस समय बड़ा गॉब्लिन गुस्से में है, दांत दिखाए हुए, नसें फड़कती हुई, सच में इस बात से नाराज कि उसका शिकार झपकी ले रहा है। पैक का हर गॉब्लिन उस शील्ड पर चिल्ला रहा है और ड्यूरेबिलिटी बार उसके माना के बढ़ने से ज्यादा तेजी से पिघल रहा है, जो अच्छी खबर नहीं है। शील्ड के टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगते हैं और उसका एमपी बार शायद आधा रह जाता है, जबकि शील्ड बार असल में रेड जोन में होता है। बड़ा गॉब्लिन एक आखिरी ओवरहेड स्ट्राइक के लिए पीछे हटता है, जो उस शील्ड को कन्फेटी में बदलने वाला है, और बैरियर में उसके चारों ओर 1000 टुकड़ों में फट जाता है। लेकिन जैंगली अपनी आंखें खोलता है। वो बहुत शांत दिखता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी अभी अपनी एकमात्र सुरक्षा खो दी है, क्योंकि माना बार में बस थोड़ा सा जूस बचा है। और वे चमकती नीली आंखें एक बात कहती है, जो काफी है। और इस पागल की इतनी हिम्मत है कि वो गॉब्लिन्स को देखता है और थनीक जाता है, जैसे वो 2 सेकंड पहले एक टूटते हुए फिश बोल के अंदर मेडिटेशन नहीं कर रहा था। अब मेरी बारी है, वो एक फायरबॉल चार्ज करते हुए कहता है, जिसका इतना बड़ा दिखने का कोई मतलब नहीं है उस आदमी को जो आज रात लगभग 6 बार मर गया था। वो उस चीज को सीधे ऐसे लॉन्च करता है जैसे वो गॉब्लिन का इंश्योरेंस क्लेम पर्सनली फाइल करने की कोशिश कर रहा हो। फायरबॉल ठीक कमजोर जगह पर लगता है, जिससे बड़ा गॉब्लिन दुनिया का सबसे बदसूरत बारबेक्यू बन जाता है। धमाका आसपास के हर गॉब्लिन को निगल जाता है, क्योंकि कोलैटरल डैमेज इस समय जैंग ली के कॉम्बैट स्टाइल का एक खासियत है। सिस्टम में क्रिटिकल हिट नोटिफिकेशन दिखाता है और ये बेवकूफ जलते हुए जंगल के बीच में खड़ा है, सांस के लिए हाफ रहा है जैसे उसने अभी अभी कोई ट्रायथलॉन दौड़ा हो। वो अपना मुंह पोंछता है, सिर से पैर तक झुलसा हुआ, और बस कहता है ये करीब था, जो शायद इस पूरे माना में सबसे बड़ी अंडरस्टेटमेंट है। लेकिन रिवॉर्ड स्क्रीन आती है और ये बेवकूफ एक ही लड़ाई में 4 लेवल ऊपर चला गया, एक ही एलीट मॉब किल से सीधे लेवल 7 पर पहुंच गया। तो जाहिर है वो सबसे पहले सुलगती लाश के पास लूट चेक करने जाता है, क्योंकि इस आदमी के साथ प्रायोरिटीज कभी नहीं बदलती। काले लोहे के 2 इक्विपमेंट गिरते हैं, कुछ ग्लव्स और बूट्स, लेकिन वो तुरंत शिकायत करने लगता है कि उसका बिल्ड अभी भी वन शॉट करने या वन शॉट पाने के बीच में एक सिक्का उछालना है। फिर वो गियर को देखता है, उसे उसके चेहरे पर बदसूरत कहता है और बाद में इसे बेचने का फैसला करता है, क्योंकि इस आदमी के पास गॉब्लिन ऐश से ढके होने के बावजूद स्टैंडर्ड्स हैं। वो फिर से नंबर्स देखता है और पाता है कि लेवल 7 पर भी वो अभी भी 3 फायरबॉल्स नहीं डाल सकता है, और छोटे मॉब्स को पूरे दिन पीसना एलिट्स की खेती की तुलना में कचरा है। इसीलिए वो वहां कैंप फायर के पास खड़े होकर जोर जोर से किसी सस्ते वाइड रेंज स्पेल की कामना करता है, जो 2 शॉट में उसका पूरा माना बार खत्म न कर दे। और ठीक समय पर लूट के ढेर में कुछ उसकी नजर में आता है, एक स्किल बुक, एक असली स्किल बुक, बस वहां ऐसे पड़ी थी जैसे यूनिवर्स ने उसकी इच्छा सुन ली हो और उसी दिन शिपिंग के साथ पहुंचा दी हो। इस बेवकूफ की आंखें सचमुच सितारों में बदल जाती हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ लर्नेबल है, बल्कि नोविस क्लास भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि उसके टूटे हुए मेज बिल्ड को बस एक केयर पैकेज मिला है। वो किताब खोलता है और पहला शब्द पढ़ने से पहले ही पन्नों से बिजली निकलने लगती है। किताब से बिजली निकलती है और उसमें ऐसे भर जाती है जैसे स्किल सीधे उसके दिमाग में इंस्टॉलेशन प्रोसेस को तेज कर रही हो। आर्क लाइटनिंग एरिया ऑफ इफेक्ट, चेन टारगेट्स के बीच आधे सेकंड में, कास्ट टाइम पैरालिसिस इफेक्ट, और यहाँ किकर ये है, मैक्सिमम लेवल पर इसकी कॉस्ट बेसिकली 0 माना है। जैंगली क्रिसमस की सुबह एक बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा है, क्योंकि ये उसके लेवल के हिसाब से है और इसमें क्राउड कंट्रोल पहले से ही है, जो उसके किट में बिल्कुल नहीं था। इसीलिए वो टेस्ट सब्जेक्ट्स को ढूंढने जाता है और देखता है कि पूरा गॉब्लिन कैंप फायर के आसपास बेहोश पड़ा है, जैसे उन्हें पता नहीं कि क्या होने वाला है। बिजली कैंप में फैलती है और गॉब्लिन ऐसे उड़ते हैं जैसे किसी ने उन्हें दीवार के सॉकेट में लगा दिया हो, क्योंकि जैंगली फेयर फाइट्स में विश्वास नहीं करता। बचे हुए लोग बहुत गुस्से में उठते हैं, अपने हथियार ढूंढने की कोशिश करते हैं और सच में कंफ्यूज्ड होते हैं कि इतनी साफ रात में आंधी तूफान
तूफान कहाँ से आया। लेकिन ये पागल पहले से ही एक और बोल्ट चार्ज कर रहा है। एक शॉट काफ़ी नहीं था, जैसे उसे पर्सनली बुरा लगा हो कि वो बच गए। वो बिना इंतजार किए फिर से फायर करता है क्योंकि स्पेल का कास्ट टाइम आधा सेकंड है और कूल डाउन एक मजाक है। चेन लाइटनिंग गॉब्लिन के बीच एक पिंग पोंग बॉल की तरह उछलती है, जो पूरी तरह डिलीशन हो जाती है और पैरालिसिस के कारण उनमें से कोई भी हिल भी नहीं सकता। अब हर हिट पर डैमेज फायरबॉल जितना ज्यादा नहीं है, वो ये मानता है। लेकिन जब आप इसे इतनी तेजी से कास्ट कर सकते हैं तो किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि 4 आर्क लाइटनिंग की कीमत एक फायरबॉल के बराबर होती है। लेकिन कास्ट तेजी से होती है, कूल डाउन जल्दी होती है और उसे पहले मॉन्स्टर्स को एक ग्रुप में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इस बेवकूफ को रियलाइज होता है कि उसने अपने बिल्ड की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और अब उसके पास 2 स्पेल पर अपना पूरा माना पूल खर्च करने के बिना छोटे मॉब्स को फार्म करने का एक तरीका है। तो अब वो किस पर नजर रखता है? बड़े जंगल के एरिया बॉस पर, क्योंकि अगर एक एलीट ने 4 लेवल दिए तो जोन बॉस तो सोने की खान होगा। लेकिन कम से कम इस बार ये बेवकूफ कुछ सीखता है, क्योंकि वो चांदनी में बैठकर असल में अपना माना टॉपअप करता है, इससे पहले कि वो किसी ऐसी चीज से लड़ाई करे जो उसे मार सकती है। इस बेवकूफ को असल में गॉब्लिन ट्राइब मिल गई है और वो पहले से ही उसकी जांच कर रहा है, जैसे कोई डिलीवरी ड्राइवर दरवाजा खटखटाने से पहले पता चेक करता हो। वो एक लकड़ी की छड़ी पकड़े ऐसे रेंगता है जैसे वो उसे किसी भी चीज से बचाएगी और कहता है वे सब सो रहे होंगे, है ना। उसका शानदार प्लान है कि पूरी सोती हुई आर्मी के पीछे से दबे पांव जाए, बॉस को ढूंढे और किसी के जागने से पहले उसे आग के गोले से उड़ा दे। और फिर ये जीनियस एक गॉब्लिन पर पैर रख देता है। उसके चेहरे का लुक बिल्कुल उस आदमी जैसा है जिसे अभी अभी रियलाइज हुआ है कि चुपके से रहना कभी उसका तरीका नहीं था, क्योंकि जिस गॉब्लिन पर उसने पैर रखा था वो अब पूरी तरह जाग चुका है और इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है कि किसी का पैर उसके चेहरे पर क्यों है। और अचानक एक लाल आंखों वाला गॉब्लिन गार्ड सीन के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई देता है, जो उस नाइट शिफ्ट मैनेजर जैसा लगता है जिसने किसी को इन्वेंट्री चुराते हुए पकड़ा हो। तो जाहिर है जैंगली इसे शान और इज्जत से संभालता है। कैंप में ऐसे दौड़ता है जैसे यहाँ किसी पर हर किसी का पैसा बकारा हो। उनमें से एक को पकड़ता है और उसका सिर पकड़कर कहता है, मुझे पता था, जैसे वो टेस्ट कर रहा हो कि ये चीजें उतनी नर्म है जितनी दिखती हैं। जो एक गलती थी, क्योंकि 1 मील के दायरे में हर गॉब्लिन ने ये सुना और इसे पर्सनली ले लिया। पूरा कबीला अब जाग चुका है, हथियार बंद है और इस एक बेवकूफ पर इकट्ठा हो रहा है जिसे लगता था कि चुपके से चलने का मतलब थोड़ा शांत चलना है। और ये अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, सॉरी चिल्ला रहा है और साथ ही बॉस के लिए माना बचाने की जरूरत के बारे में भी चिल्ला रहा है, जैसे वो अपने पैनिक को मल्टीटास्क कर रहा हो। उनमें से एक उसे एक क्लीन स्लैश से पकड़ लेता है और जैंगली सीधे पीठ पर वार झेलता है, क्योंकि सीधी लाइन में दौड़ना ही शायद उसकी बचने की एकमात्र टेक्निक है। और वो पलट जाता है। वो दौड़ना बंद करता है, अपनी हथेली में लाइटनिंग चार्ज करता है और कहता है, तो तुम लड़ना चाहते हो, जैसे वो 5 सेकंड पहले ही अपॉलॉजी नहीं मांग रहा था। वो आंख लाइटनिंग छोड़ता है और पूरा जंगल नीले रंग में चमक उठता है, क्योंकि जैंगली वार्निंग शॉट नहीं मारता। लाइटनिंग रेंज के हर गॉब्लिन में चेन बनाती है और उनके एचपी बार्स ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन पर इलेक्ट्रिक कंपनी का कर्ज हो। वो रुकता भी नहीं, तुरंत एक और राउंड फायर करता है, क्योंकि इस स्पेल का कास्ट टाइम गेम बैलेंस के लिए सच में नुकसानदायक है। वो तले हुए गॉब्लिन के कब्रिस्तान के बीच में खड़ा है और सोच रहा है, तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, जैसे वो यहाँ विक्टिम हो। हिलती डुलती लाशों को देखता है और महसूस करता है कि एरिया बॉस कहीं नहीं है। और तभी जमीन हिलने लगती है, जैसे इस जंगल के नीचे कोई चीज बहुत गुस्से में जाग गई हो। उसके पीछे एक बिल्डिंग जितनी बड़ी परछाई आती है और जैंगली धीरे से कहता है, भूकंप। भाई ये भूकंप नहीं है, ये एरिया बॉस है, जो ठीक उसके पीछे चमकती आंखों और ऐसी एनर्जी के साथ खड़ा है जो कहती है, तुम्हारा माना पूल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से चीज़ें दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि हम जंगल में घूमते हुए जोकरों के एक बिल्कुल अलग ग्रुप पर पहुंचते हैं, जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि रात में यहाँ प्रैक्टिस करना मौत की इच्छा है। और इस क्रू का लीडर यांग क्वान है, जो यान शू का कजिन है, जो खास तौर पर जंगल में जैंगली पर हमला करने आया था, क्योंकि इस फैमिली ट्री में नेपोटिज्म बहुत गहरा है। यहाँ तक कि उसका अपना लैकी भी इस प्लान पर नजर रखे हुए है। पूछ रहा है कि क्या जैंगली सच में इतना बेवकूफ़ है कि इतनी देर से जंगल में है। क्वान उसे एक क्लासिक विलन का क्लोजअप दिखाता है और कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जो इतने सारे स्पाइक्स पहने किसी से सुनना कभी भी सुकून देने वाली बात नहीं होती। लैकी तुरंत मुड़ जाता है, अपने हाथ ऐसे हिलाता है जैसे कोई मुक्का ना खाने की भीख मांग रहा हो, और बड़बड़ाता है कि कैसे एलीट मॉन्स्टर और बॉस एंट्री लेवल प्रैक्टिशनर्स को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर उन तीनों के नीचे जमीन हिलने लगती है और अचानक किसी को भी इस बहस की परवाह नहीं रहती। क्वान का चेहरा ऐसे चमक उठता है जैसे किसी और की मेहनत का कूपन मिल गया हो, क्योंकि उसे पता चलता है कि किसी ने एरिया बॉस को ट्रिगर कर दिया है। वो जोर से नंबर गिनता है। एरिया बॉस गॉब्लिन शमन है। 3 ब्लैक आयन प्रैक्टिशनर्स मुश्किल से इसे संभाल पा रहे हैं, इसलिए खेल साफ है। जो भी लड़ रहा है उसे पहले इसे नरम करने दो और फिर बाद में किल स्टील के लिए झपट्टा मारो। ये आदमी हैंडबुक में हर विलेन ट्रोप को स्पीड रन कर रहा है और इस पर मुस्कुरा रहा है। इस बीच हमारा लड़का गॉब्लिन शमन को नाप रहा है, ये सोचकर कि ये उन एलीट से कमजोर लगता है जिनसे वो पहले लड़ चुका है, जो ठीक उसी तरह का कॉन्फिडेंस वाला गलत कैलकुलेशन है जिससे लोगों को रीस्पॉन भेजा जाता है। सिस्टम टैग पॉपअप होता है, लेवल 20 बॉस गॉब्लिन शमन।
ये बेवकूफ़ लेवल 7 का है, लेवल 20 बॉस से लड़ रहा है और किसी तरह सोचता है कि वाइब चेक इसके पक्ष में है। वो एक फायरबॉल बनाता है और कहता है, ओ तुम भी एक मेज हो, जैसे वो किसी वर्क कॉन्फ्रेंस में किसी कलीग से मिल रहा हो, ना कि किसी मॉन्स्टर से जो उसे डिलीट करना चाहता हो। वो शमन की आग से बचता है और जवाब में ताली बजाता है, कहता है कि इसकी कास्टिंग स्पीड बहुत धीमी है, जो सच में किसी साथी कास्टर के लिए सबसे बेइज्जती वाली बकवास है। फायरबॉल कनेक्ट होता है और सिस्टम क्रिटिकल हिट की आवाज़ करता है क्योंकि पूरा अरीना भट्टी में बदल जाता है। शमन उस आग के अंदर पक रहा है और एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि ज़ैंगली लेवल 7 पर अपने ही बॉस को एक ही शॉट में मार सकता है। लेकिन फिर लपटों से कुछ पूरी स्पीड से निकलता है क्योंकि बॉस बस लेटकर फायरबॉल को आसानी से स्वीकार नहीं करते। ज़ैंगली अपनी हिफाजत दिखाता है और कहता है, मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इस आदमी की किस्मत में कभी कुछ नहीं होता। एक लेवल 5 का बर्फीला तीर उसके बैरियर को ऐसे बेधता है जैसे वो कागज का बना हो और उसका एचपी इतनी जोर से गिरता है कि वार्निंग स्क्रीन पर एक वार्निंग स्क्रीन होती है। शमन बची हुई आग के बीच से घूर रहा है, उन लाल आंखों से जैसे तुम्हें लगा हो कि आग मुझ पर काम करेगी और वो वापस आ गई। दो गॉब्लिन प्रीस्ट अपने बॉस के साथ बॉडीगार्ड की तरह एक वीआईपी सेक्शन में खड़े हैं जहां किसी को अंदर आने के लिए नहीं कहा गया था। शमन पेड़ों के बीच से उसका पीछा करता है और ज़ैंगली फिर से भाग रहा है क्योंकि उसकी पूरी कॉम्बैट स्ट्रैटेजी गुस्से और अपनी जान बचाने के बीच बदलती रहती है। अब यहाँ ये डरावना हो जाता है क्योंकि शमन बिना किसी कोशिश के खंजर के साइज के बर्फ के क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है और बर्फ के मैजिक का एक आधा चांद छोड़ता है जैसे वो पूरे लैंडस्केप को नया बनाने की कोशिश कर रहा हो। ज़ैंगली एक पेड़ से सटा हुआ है और रियल टाइम एनालिसिस कर रहा है। ये पता लगा रहा है कि शमन के क्लोक में मैजिक रेजिस्टेंस है, जिसका मतलब है कि उसका फायर डैमेज पूरे समय कम हो रहा था। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और खबर बहुत बुरी है। एचपी बटर में, एमपी लगभग खाली और बॉस फाइट अभी शुरू हुई है। क्या ये जीनियस स्ट्रैटेजी है या उसे सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की सजा मिल रही है? लेकिन घबराने के बजाय इस बेवकूफ़ की आंखें सिकुड़ जाती है और वो ठीक होने की कोशिश करने का फैसला करता है। माना, बैर कौना। बुरी बात यह है कि शमन को अपने रिकवरी प्लान की परवाह नहीं है क्योंकि बर्फ के भाले पहले से ही उसके आसपास हर चीज पर गिर रहे हैं। पूरा जंगल बर्फीले प्रोजेक्टाइल की बारिश और पेड़ों के कांच की तरह टूटने से एक जमे हुए युद्ध मैदान में बदल रहा है। जब ज़ैंगली दुनिया का सबसे स्ट्रेसफुल लुका छिपी का खेल खेलता है तो गॉब्लिन शमन अपना डंडा उठाता है और टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि आप स्क्रीन के आर पार ठंड महसूस कर सकते हैं। बर्फ के मैजिक की एक गाढ़ी किरण सीधे नीचे फेंकता है जैसे वो ज़ैंगली की छिपने की जगह को खुद ढूंढने के लिए धरती में छेद करने की कोशिश कर रहा हो। ये धमाका जंगल की छतरी को चीरता है और इस चीज की ताकत इतनी ज्यादा है कि ज़ैंगली ने आज रात इसका सामना नहीं किया होगा। बर्फ और मलबा जम गया, हवा में उड़ो और पूरा जोन ऐसा लग रहा है जैसे रातों रात सर्दी ने गर्मी पर हमला कर दिया हो। लेकिन जब ये सब हो रहा होता है तो ये पागल आदमी वहीं लड़ाई के मैदान में ध्यान में लग जाता है और उसके चारों ओर बर्फ का मैजिक पटाखों की तरह फूट रहा होता है। उसकी आंखें खुलती हैं और नीली चमकती हैं और आप पहले से ही जानते हैं कि इसका मतलब क्या है क्योंकि हमने पहले भी ऐसी ही शांति देखी है। सिवाय इसके कि शमन पहले से ही अपना सबसे मजबूत हमला कर रहा है, ऐसे हंस रहा है जैसे उसे जंगल में सबसे मजेदार मजाक मिल गया हो। और बर्फ के मैजिक की एक दीवार जो लहर जितनी बड़ी है अब सीधे ज़ैंगली की ओर बढ़ रही है, जबकि वो अभी भी वहीं बैठा सोच रहा है ये बुरा है, जो शायद इस बेवकूफ़ के मुंह से निकली हुई आखिरी बात होगी। ये बेवकूफ़ मुश्किल से बचा, लेकिन उसकी स्टेट स्क्रीन 30th के बैंक अकाउंट जैसी है क्योंकि उसका माना इतना कम है कि वो आग का गोला भी नहीं फेंक सकता। तो आग की जगह वो बिजली पर स्विच करता है और कहता है, अभी मेरे पास बस इतना ही है, जैसे कोई आदमी खुले पैसे से किराया दे रहा हो। और शमन उसका हर एक वोल्ट खा जाता है, ऐसे चिल्लाता है जैसे उसने मोजे पहने हुए गीले फर्श पर पैर रख दिया हो। बिजली शमन के पूरे शरीर को लॉक कर देती है और उसे घुटनों पर गिरा देती है, जैसे कोई कठपुतली हो जिसके तार अभी काटे गए हों। और अब शमन ज़ैंगली के सिलवेट को ऐसे देख रहा है जैसे उसे अभी रियलाइज हुआ हो कि ये लड़ाई 3 पैनल पहले मजेदार नहीं रही, क्योंकि ज़ैंगली को अभी पता चला है कि उसकी मैक्स लेवल की बिजली शमन को बीच में ही पैरालाइज कर सकती है, जिसका मतलब है कि अब कोई आइस मैजिक नहीं। और ये पागल तुरंत ये सोचकर आगे बढ़ता है, ये मेरा मौका है। बिना किसी हिचकिचाहट और पूरी हिम्मत से वो शमन के जादुई कपड़े को उसके शरीर से ऐसे फाड़ देता है जैसे वो टैक्स जमा कर रहा हो और कहता है, इसके बिना तुम मेरे मैजिक का विरोध नहीं कर सकते, है ना? ये खतरनाक जानवर कान कान तक मुस्कुरा रहा है, शमन का अपना सामान पकड़े हुए है और सोच रहा है कि अब जब मेरे पास उसका सामान है तो तुम्हें हराने की मेरी बारी है। और वो बॉस पर इतने कॉन्फिडेंस से हमला करता है जैसे किसी आदमी को अभी चीट कोड मिला हो। शमन हाँफ रहा है, मुश्किल से खड़ा हो रहा है, अपने डंडे पर ऐसे झुका हुआ है जैसे कोई दादाजी एक मंजिल ज्यादा चढ़ गया हो। लेकिन फिर उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं और उन लाल पुतलियों में कुछ डर से गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि शमन के पास अभी भी बैकअप है और बचे हुए गॉब्लिन गार्ड जंगल में ज़ैंगली को ढूंढने लगते हैं। शमन कुछ देखता है और उसकी एक अच्छी आंख हैरानी से चौड़ी हो जाती है। उसे पेड़ों के बीच से चमकते हुए ज़ैंगली की एक झलक मिलती है और शमन इस बच्चे को दूसरा कॉम्बो सेट नहीं करने देगा। तो शमन न्यूक्लियर हो जाता है,
टैंक में बची हुई सभी चीजों से आइस मैजिक को एक बार फिर चार्ज करता है और एक पूरा मैजिक सर्कल बैराज लगाता है। एक मिनी वैन के साइज का आइस स्पीयर सीधे उस जगह पर लॉन्च करता है जहां जैंगली खड़ा था। आइस ब्लेड जंगल में एक ब्लेंडर की तरह मैक्स स्पीड पर चलते हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरते हुए। और इम्पैक्ट जोन ऐसा लगता है जैसे कोई उल्का पिंड अभी गिरा हो, बस वो पूरी तरह से जमी हुई तबाही से बना हो। शमन वहां खड़ा है और आइस मैजिक अभी भी उसके पंजों में घूम रहा है। उसे पूरा यकीन है कि उसने अभी जैंगली को गेम से डिलीट कर दिया है। लेकिन फिर वो इम्पैक्ट जोन को देखता है और उसकी लाल आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कुछ बहुत गलत है। क्रेटर खाली है, बस बर्फ और मलबा है और कहीं भी एक भी मरा हुआ मेज नहीं मिल रहा। इससे पहले कि शमन समझ पाए कि क्या हुआ, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम कहाँ देख रहे हो? क्योंकि जैंगली पहले से ही उसके पीछे हवा में है। उसके पास एक फायरबॉल चार्ज है और एक मुस्कान है जो कह रही है तुम खत्म हो गए। और वो गलत नहीं है। शमन ठीक समय पर घूमा और देखा कि एक फायरबॉल उसके चेहरे पर एकदम पास से आ रहा है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से निराशा में एक गॉब्लिन डिफेंस स्पेल फेंकता है। लेकिन याद रखें, जैंगली ने पहले ही फायर रेजिस्टेंस क्लोक चुरा लिया था और बैरियर सस्ते ग्लास की तरह टूट गया, क्योंकि आग बिना धीमे हुए सीधे उसमें से जल गई। क्रिटिकल हिट कंफर्म हो गया। सिस्टम कमजोर जगह को टैग करता है और शमन अपने ही अरीना में ऐसे पक जाता है जैसे थैंक्सगिविंग टर्की जिसे किसी ने ऑर्डर नहीं किया हो। जैंगली जले हुए शमन के ऊपर खड़े होकर इसे तोड़ देता है। उसका फायरबॉल मैक्स आउट है और फायर रेजिस्टेंस के बिना कोई भी डिफेंस आपको नहीं बचा सकता। और फिर ये बेवकूफ पूरी लड़ाई की सबसे ठंडी लाइन मारता है। बॉस के ऊपर एक छड़ी लेकर खड़े होकर कहता है, तुम बहुत बदकिस्मत हो कि आज मुझसे मिले। और आखिरी बार के लिए हथियार नीचे लाता है। ये इस पूरे माना में सबसे बेइज्जती वाला काम है और सच कहूं तो ये एक अवार्ड का हकदार है। सिस्टम पूरी तरह से पागल हो जाता है। 3 लेवल बढ़े, अभी लेवल 10 है। ये आदमी एक रात में अंडरडॉग से बॉस किलर बन गया है और लूट क्रिसमस की सुबह की तरह चमक रही है, क्योंकि शमन स्टाफ और स्किल बुक बस वहीं उसका इंतजार कर रही हैं। वो चुराया हुआ रोप चेक करता है और पाता है कि ये शुरू से ही एक फायर रेजिस्टेंस रोप था, जिससे पता चलता है कि उसका फायरबॉल क्यों डिम हो रहा था। पहले तो ये गीले नैपकिन की तरह लग रहे थे, बस प्रॉब्लम ये है कि अब ड्यूरेबिलिटी 0 पर है। लेकिन असली प्राइस स्किल बुक है, क्योंकि आइस एरो सीधे उसकी किट में मैक्स लेवल पर एब्सॉर्ब हो गया। वही स्पेल जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी, अब उसे इस्तेमाल करना है। वो स्किल बुक पकड़े हुए है, मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है, अगर लेवल 5 के आइस एरो ने मुझे लगभग खत्म कर दिया तो मैक्स लेवल 1 बाकी सबका क्या करेगा। साथ ही गॉब्लिन स्टाफ में मैजिक पेनिट्रेशन इनबिल्ट है, जिसका मतलब है कि अब वो मैजिक रेजिस्टेंट मॉन्स्टर्स को ऐसे चीर सकता है जैसे वे टिश्यू पेपर के बने हों। इस बच्चे का इन्वेंट्री स्टैग्ड लग रहा है। यहीं पर वाइब पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जंगल में एक आवाज आती है, लड़के हिलना मत, अपने हाथ हवा में रखो। और कुआन अपने गुंडों के साथ आ रहा है, जिसने कंफर्म किया कि आसपास कोई और नहीं है और जैंग ली के सभी टीममेट्स मर चुके होंगे। कुआन के पास ये काम की जानकारी है। कुआन सांप जैसी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, तुमने जागने के बाद अभी अभी एक एरिया बॉस को अकेले हराया, शानदार। लेकिन ये शर्म की बात है कि तुमने अपनी टीम को छोड़ दिया, क्योंकि वे शायद तुमसे ज्यादा ताकतवर थे। जैंग ली कंफ्यूज होकर हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि ये अजनबी अपनी पहचान जानकर हर खतरे की घंटी बजा रहा है। कुआन गर्व से अपना परिचय देता है और कहता है कि वो जिनांग में यान परिवार का यान कुआन है। उसके दोनों गुर्गे ऐसे खड़े हैं जैसे कोई विलन शीशे में इस एंट्री की रिहर्सल कर रहा हो। और अब असली वजह सामने आती है। लगता है जैंग ली स्कूल में कुआन के कजिन को धमकाता था और कुआन यहाँ पूछ रहा है कि क्या जैंग ली सच में सोचता था कि वो यान परिवार से पंगा ले सकता है। जैंग ली तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में चला जाता है, हाथ हिलाते हुए कहता है, उसे धमकाना? वो क्लासमेट यान का कजिन है, मैं कभी हिम्मत नहीं करूंगा। इतनी अजीब मुस्कान के साथ जो सोचा भी नहीं जा सकता। फिर ये डरपोक शांति के लिए अपने बॉस की लूट की पेशकश करने लगता है और कहता है, अरे जो चाहो ले लो, चलो दोस्त बनते हैं। ये सच में सबसे बेकार नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है जो मैंने कभी देखी है। कुआन ऑफर पर मजाक उड़ाता है और जैंग ली हाथ ऊपर करके गुंडों से घिरा खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी डकैती के लिए रिश्वत लेकर आया हो। क्योंकि कुआन ने पूरी तरह से दिखावा छोड़ दिया, आंखें लाल हो गईं। जैंग ली से पूछा कि वो अपना हाथ रखना चाहता है या अपना पैर, और इस बारे में नरमी बरतने का वादा किया। ये आदमी सच में पागल है। लेकिन तभी जैंग ली की आंखें गहरी हो जाती हैं और उसकी दोनों हथेलियों में बर्फ जमने लगती है, क्योंकि वो असल में कभी डरा नहीं था, वो समय खरीद रहा था। एक गुलाम घबरा जाता है और चिल्लाता है कि जैंग ली इस पूरे समय अपना माना वापस पाने के लिए मेडिटेशन कर रहा है, जिसका मतलब है कि उस नकली सरेंडर का हर सेकंड एक कूल डाउन फेस था। कुआन को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम तीनों एडवांस्ड लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, एक एंट्री लेवल मेज क्या करने वाला है।
और ज़ैंग ली उस आधी परछाई वाली मुस्कान के साथ अपना सिर आगे झुकाता है और कहता है, तुम तीनों एडवांस लेवल के हो, ये बहुत बढ़िया है। जैसे किसी आदमी को अभी पता चला हो कि बुफे में सब कुछ है। कुआन को ये पसंद नहीं आ रहा है और वो आगे बढ़ता है, धमकी देता है कि वे उसे एक भी जादू करने का समय नहीं देंगे, जो एक अच्छा प्लान होता अगर ज़ैंग ली ने जादू करना खत्म नहीं किया होता, क्योंकि ज़ैंग ली उन तीनों पर एक साथ मैक्स लेवल का बर्फ का तीर छोड़ देता है और कुआन का क्रू ऐसे उड़ जाता है जैसे किसी टूर्नामेंट में बॉलिंग पिन्स उड़ रहे हों जिसमें उन्हें बुलाया नहीं गया था। कुआन इतनी जोर से मिट्टी खाता है कि उसके नीचे जमीन फट जाती है और बर्फ अभी भी उसके शरीर पर ऐसे चमक रही है जैसे उसे पूरे इलेक्ट्रिकल ग्रिड ने टेजर से मारा हो। और ज़ैंग ली बस उनके ऊपर खड़ा होकर आराम से कह रहा है, तुम्हें पता है वे कहते हैं कि विलन बहुत ज्यादा बात करने से मर जाते हैं, है ना? कुआन वहां पड़ा छटपटा रहा है और पैरालाइज्ड है, हकला रहा है कि ज़ैंग ली इतनी तेजी से जादू कैसे कर सकता है, जो सच में हारने के बाद पूछने के लिए सबसे मजेदार सवाल है। ज़ैंग ली अपनी हथेली में एक और आग का गोला जलाता है, कुआन को उन नीली आंखों से घूरता है और बस कहता है, कौन जाने। बेइज्जती सच में बहुत ज्यादा है और पूरा जंगल एक आग के खंभे में बदल जाता है, जिससे रात का आसमान नारंगी हो जाता है, क्योंकि ज़ैंग ली ने इस आदमी का पूरा करियर एक ही धमाके में उड़ा दिया। जब धुआं छटता है तो कुआन के तीनों क्रू नंगे होकर एक गड्ढे में पड़े हैं, क्योंकि इस पागल ने उन्हें उनके अंडरवियर तक लूट लिया और एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया। ये बेवकूफ चोरी के सामान से भरी बोरी लेकर पालथी मारकर बैठा है, कान कान तक मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है एरिया बॉस के बाद और क्या करना है। बेशक, फायदे के लिए लोगों को लूटना। उसके पास जीरो मॉरल कंपस है और सच कहूं तो मैं इसकी इज्जत करता हूं, लेकिन फिर असलियत सामने आती है, क्योंकि उसने एरिया बॉस से सिर्फ 3 लेवल ही हासिल किए थे और ये लालची बेवकूफ पहले से ही सोच रहा है कि आगे कहाँ ग्राइंड करना है। वो गॉब्लिन स्टाफ और कुआन का सारा सामान लेकर चला जाता है और आराम से बताता है कि कैसे 3 ब्लैक आयरन टीयर प्रोफेशनल्स ने एक नए आदमी को लूटने की कोशिश की और मारे गए, और ये बात करना भी बहुत शर्मनाक है। वो रॉसटाउन वापस आता है और सड़कें शांत हैं, बस कुछ लोग अपनी जान बचा रहे हैं। उनकी अपनी सांस दीवारों के बाहर दौड़ती है और हमारा लड़का सड़कों पर इतना सारा चोरी का सामान ढो रहा है कि वो जुए की लत वाले एक खच्चर जैसा दिखता है। जोर जोर से जगह के लिए सामान चाहता है जब तक उसे वो नहीं मिलता जो वो ढूंढ रहा है, एक जगह जिसका नाम है गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी। और दरवाजे खुलते हैं, ऐसे चमकते हैं जैसे वो खुद उसके बटुए को अंदर बुला रहे हो। और जब वो अंदर जाता है तो सबसे पहले उसे एक पिंक बालों वाली दुकान की लड़की दिखती है, जिसने एक ऐसे कपड़े पहने हैं जो खास तौर पर ग्राहकों को ये भुलाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे कि वे यहाँ क्या खरीदने आए थे, क्योंकि वो पूछ रही है कि क्या वो उसकी किसी चीज़ में मदद कर सकती है। और मेरा भाई जो गेमिंग में है, मुझे उसकी कई चीज़ों में मदद चाहिए। ज़ैंग ली अपनी पूरी लूट का माल काउंटर पर फेंक देता है और उसे बेचने के लिए कहता है, जबकि वो खुशी खुशी उस सामान के पहाड़ को छांटना शुरू कर देती है जो उसने अभी अभी 3 बड़े आदमियों से लूटा था। वो सब कुछ गिनती है और कहती है, ये 9,72,000 फ्लेम ड्रैगन कॉइन होंगे, लेकिन हम इसे आपके लिए एक सम मिलियन कर देते हैं। और ये बेवकूफ़ लगभग अपनी कुर्सी से गिर जाता है, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में 1 मिलियन कॉइन आ गए हैं। वो मेंटल मैथ कर रहा है, सोच रहा है, मेरी माँ महीने में 3-4 हज़ार कमाती है और मैंने बस यूं ही एक रात में 10 लाख प्रिंट कर दिए, और अब वो उसे एक बेहतर जिंदगी देने का प्लान बना रहा है, जो सच में एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इस बिगड़े हुए लूट के भूत के लिए सपोर्ट करती है। वो तुरंत शॉपिंग मोड में चला जाता है और पूछता है कि क्या वे स्किल बुक्स बेचते हैं, जबकि वो लड़की उसे दुकान में और अंदर ले जाती है और बहुत लंबे पर्पल बालों वाले कोई ऊपर की मंजिल से देख रहा है। उस पर नज़र रखो, क्योंकि वो मो चिंग चोंग है, गोल्डन सिटी एकेडमी की सर्टिफाइड जीनियस लड़की, और उसने अभी अभी बिल्डिंग के उस पार से ज़ैंग ली को पहचाना। और सुनो, आर्टिस्ट ने इस औरत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया है, क्योंकि वो बिल्कुल खतरनाक है। इस बीच ये बेवकूफ़ लाइब्रेरी सेक्शन में घुस गया है और बेसिक मेज क्लास स्किल रिकमेंडेशन मांग रहा है। उसे बिल्कुल पता नहीं है कि एकेडमी क्रेडेंशियल वाली एक सर्टिफाइड बैडी ऊपर उसके बारे में सोच रही है। वो हर बिगिनर मेज स्किल दिखाती है जो उनके पास स्टॉक में है, और ये सब विंड ब्लेड, आइस एरो, आर्म स्टार्टर पैक है। हर एक में 6 लाख फ्लेम ड्रैगन कॉइन है। और ज़ैंग ली का दम घुटता है, क्योंकि हर किताब पर 6 लाख का मतलब है कि इस इकोनॉमी में उसका नया मिलियन असल में जेब खर्च है। तो वो वही करता है जो कोई भी कंगाल जीनियस करता है, और कुछ सस्ता खरीदने का फैसला करता है, ताकि जब तक वो असली सामान खरीदने के लायक ना हो जाए तब तक वो गुजारा कर सके। वो अपनी किट का हिसाब रखता है, सिंगल टारगेट के लिए फायरबॉल, एरिया न्यूक के लिए आर्क लाइटनिंग, बर्स्ट के लिए आइस एरो, साथ ही डिफेंस के लिए लाइट आर्मर। और उसे एहसास होता है कि उसके पास क्राउड कंट्रोल की कमी है, तो वो 6 लाख में स्लो डाउन टेक्निक बुक ले लेता है। उसे तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि जाहिर है वो करता है, कॉन्टैक्ट पर इसे मैक्स कर देता है। और अब इस बच्चे के पास एक पूरा स्पेल लोडआउट है, जिसके लिए ज़्यादातर एंट्री लेवल मेज एक किडनी बेच देंगे। बिल्ड अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसका माना पूल अभी भी बॉटलनेक है।
तो वो अपने बचे हुए कॉइन ब्लू पोशन पर खर्च करता है, जैसे कोई गेमर रेड की तैयारी कर रहा हो। और सच कहूँ तो इस लेवल की मिन मैक्सिंग देखना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ से सीन कुछ दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एक प्राइवेट रिसेप्शन रूम में कोई मो चिंग को गेल प्लेन्स में अभी अभी दिखे एक काले लोहे के टीयर वाले डंजन के बारे में बता रहा है। बस अभी किसी को नहीं पता कि उसका एंट्रेंस कहाँ है। इनसिन अपने पैर क्रॉस करती है और कहती है कि वो कल खुद सर्च को लीड करेगी, और मुझे अभी तुम्हारे साथ ट्रांसपेरेंट होना है। ये औरत वहाँ एक ऐसी एनर्जी के साथ बैठी है जो एम्पायर्स को बातचीत करने पर मजबूर कर देगी, और मैं इज्जत से अपना आपा खो रहा हूँ। लेकिन फिर उसका मन उस आदमी पर वापस आ जाता है जिसे उसने अभी नीचे देखा था, क्योंकि उसने सुना था कि जैंग ली की अवेकनिंग सेरेमनी गलत हो गई थी और वो बस एक आम मेज बनकर रह गया था। तो वो यहाँ स्किल बुक्स क्यों खरीद रहा है जैसे उसका कोई करियर हो। बटलर उसे रोकते हुए कहता है, मिस आप क्या सोच रही हैं? और वो असलियत में वापस आ जाती है, जैसे कोई क्लास में दिन में सपने देखता हुआ पकड़ा गया हो। वो लाल हो जाती है और रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे अजीब बात कहकर बात टाल देती है। और ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां उस बटलर ने उसकी एक भी बात मानी हो। बटलर आसानी से बात बदल देता है और उसे बताता है कि इस डंजन को साफ करने से उसका लेवल ब्लैक आयरन टीयर तक पहुंच सकता है, जो यहाँ साफ तौर पर एक बड़ी बात है। और जब अगले हफ्ते ट्रायल कंपटीशन होगा तो वो ली परिवार की मिस ली से भी आगे निकल जाएगी, जिससे चिंग को ऐसे शांत कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराहट आती है जैसे कोई जानता हो कि वो अलग तरह की है। वो खड़ी होती है और फूबो को तुरंत स्क्वाड इकट्ठा करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि वो खुद उन्हें उस डंजन में ले जा रही है। इस बीच गेल प्लेन्स में नीले गेल भेड़ियों का एक झुंड घास के मैदानों में तेजी से भाग रहा है। आग और बिजली के बोल्ट से बच रहा है, क्योंकि अंदाजा लगाओ किसने अपनी नई ग्राइंडिंग जगह पहले ही ढूंढ ली है। जैगली इन भेड़ियों के ऊपर खड़ा है और उस पर सर्फ बोर्ड की तरह सवारी कर रहा है और हर दिशा में बर्फ और बिजली गिरा रहा है। और इस पर आर्टिस्ट पैनल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। भेड़ियों के हेल्थ बार अब साफ दिख रहे हैं और उसका जादू उन्हें बिल्कुल भी नहीं होने दे रहा है, क्योंकि हर लेवल जो वो हासिल करता है उसका सीधा डैमेज आउटपुट ज्यादा होता है। वो अपनी उंगलियों पर आर्क लाइटनिंग घुमाता है और महसूस करता है कि उसकी अभी की पावर से गॉब्लिन के पास वापस जाना एक ही शॉट में मारकाट होगी, जिसका मतलब है कि ये भेड़िए ग्राइंडिंग के लिए सही मुश्किल टीयर हैं। लेकिन ये भेड़िए गॉब्लिन नहीं है, क्योंकि उनमें से एक पीछे से जबड़े खोलकर झपटता है और उसका पूरा सिर स्नैक के तौर पर लेने की कोशिश करता है। और जैंगली ठीक समय पर हल्का आर्मर पहनता है, एक सुनहरे बैरियर से काटने से बचता है, जिससे भेड़िया उससे ऐसे टकराता है जैसे वो मुंह के बल ईंट की दीवार से टकराया हो। दिक्कत यह है कि वे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो चारों तरफ से भेड़ियों से घिरा हुआ है जो बस वापस आते रहते हैं। और ये बेवकूफ सोच रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो अपने पैर जमाता है और अपने नीले रंग के डंडे से सीधे झुंड में घुस जाता है और भेड़ियों को बाएं दाएं ऐसे भगाता है जैसे कोई आदमी मॉब फार्मिंग को पर्सनल वर्कआउट रूटीन की तरह मानता हो। वो स्टाफ के जरिए आर्क लाइटनिंग भेजता है और उसे एक बड़ी लहर में छोड़ता है, जिससे आसपास का हर भेड़िया भुन सकता है, सिवाय इसके कि ये भेड़िए इतने तेज हैं कि उड़ती हुई बिजली को चकमा दे सकते हैं, अलग हो जाते हैं और बोल्ट के बीच से ऐसे निकल जाते हैं जैसे उन्हें इसी सिनेरियो के लिए ट्रेनिंग दी गई हो। और तभी जैंगली अपनी आंखें सिकोड़ता है और महसूस करता है कि ये गेल भेड़िए असल में आर्क लाइटनिंग को चकमा दे सकते हैं, जिसका मतलब है कि रॉ डैमेज अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत पाएगा। इसलिए वो मौके पर ही खुद को ढालता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर वे स्पीड गेम खेलना चाहते हैं तो उसके पास इसका एक बिल्कुल नया जवाब है। स्लो डाउन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही एक बड़ा पर्पल मैजिक सर्कल उसके सामने फटता है, और यही वजह है कि उसने इसे खरीदा। भेड़िए बाइंडिंग सर्कल से टकराते हैं और तुरंत लॉक हो जाते हैं, जैसे किसी ने उनके पूरे वजूद पर पॉज बटन दबा दिया हो। अपने पैरों के चारों ओर पर्पल एनर्जी के साथ जगह पर फंस गए। वो वहां खड़ा अपने नए खिलौने को एनालाइज कर रहा है। तेज कास्ट स्पीड कोई दिखने वाला प्रोजेक्टाइल नहीं, इसलिए इसे चकमा नहीं दिया जा सकता। लेकिन दिक्कत यह है कि ये एक बार में सिर्फ एक दुश्मन को टारगेट करता है, जिसका मतलब है कि इसे 3 भेड़ियों पर ट्रिपल कास्ट करने से बहुत सारा माना खर्च होता है। तो अब ये एक रेस बन जाती है। धीमे भेड़ियों को मार डालो, इससे पहले कि आज़ाद भेड़िए गैप कम कर दें। और वो अपनी हथेलियों में बिजली चार्ज करना शुरू कर देता है, जैसे किसी बहुत टाइट शेड्यूल वाले आदमी का। पैक को क्लियर करने के बाद वो तुरंत एक नीला माना पोशन पी जाता है, क्योंकि सस्केन गेम असली है और गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी से मिली सप्लाई पहले से ही फायदा दे रही है। वो अब लेवल 11 पर एक बोल्डर के सहारे झुका हुआ है, बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहा है और कल की शॉपिंग ट्रिप कितनी स्मार्ट थी इस पर मुस्कुरा रहा है। और मैं इस आदमी को क्रेडिट दूंगा जहां इसका हक है, क्योंकि इसका रिसोर्स मैनेजमेंट सच में एलीट है। लेकिन फिर इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा उसकी डिटेक्शन रेंज में आ गया है जो एक रेगुलर भेड़िए से कहीं ज्यादा बड़ा है, और उसके सामने लेवल 20 ब्लड लाइन भेड़िया खड़ा है जो अपने पैक से घिरा हुआ है। लाल चमक रहा है जैसे उसे पर्सनली यहाँ ये याद दिलाने के लिए भेजा गया हो कि गेल प्लेन्स फेयर नहीं खेलते।
और ये एक बहुत ही अलग तरह की लड़ाई होने वाली है। तो ये ब्लड लाइन वुल्फ दांतों के साथ एक नेचुरल डिजास्टर की तरह बना है, और जैंग ली एक बोल्डर के पीछे ऐसे छिपा है जैसे किसी आदमी को अभी पता चला हो कि उसका हेल्थ इंश्योरेंस इसे कवर नहीं करता, क्योंकि वो चीज ब्लड लाइन एनर्जी से इतनी जोरदार तरीके से फटती है कि पूरे बैटलफील्ड का कलर पैलेट बदल जाता है और अचानक सब कुछ बिजली और रॉ पावर में बदल जाता है। लेकिन क्या ये बेवकूफ पीछे हटता है? बिल्कुल नहीं। वो आग जलाते हुए चट्टान से कूदता है और कहता है, अब चलो मदर को खत्म करते हैं। जैसे कोई लेवल 11 रेड बॉस से लड़ाई कर रहा हो और वो उसकी कमजोरी को पकड़ ले। क्रिटिकल हिट रजिस्टर हुई। स्क्रीन पर सिर्फ आग और डैमेज नंबर थे, और किसी तरह इस बेवकूफ को एक ऐसे जीव की कमजोरी मिल गई जो पूरी तरह से मर्डर से बना था। पैक खत्म हो गया है, और अब सिर्फ वो और बॉस वुल्फ आमने सामने हैं, और ये पागल अपनी लाठी मिट्टी में ऐसे गाड़ रहा है जैसे इसने ये नतीजा खुद ही बनाया हो। सिवाय इसके कि वुल्फ इसे पर्सनली लेता है, क्योंकि ये इतनी जोर से आगे बढ़ता है कि एक बोल्डर टूट जाए, और ये नुकीले दांत सजावट के लिए नहीं है। इसलिए जैंग ली भेड़िए के रास्ते में खिले हुए बैंगनी जादू के घेरे के साथ स्लो डाउन टेक्निक इस्तेमाल करता है और अपने से 3 गुना बड़े जीव को ठीक से काम करने के लिए कहता है, और बाइंडिंग मैजिक भेड़िए को बीच में ही पकड़ लेता है और उसे जमीन में ऐसे धकेल देता है जैसे कमांड पर ग्रेविटी 3 गुना हो गई हो। लेकिन इस भेड़िए का दूसरा फेज है, क्योंकि ये एक फैंटम स्पिरिट का रूप सीधे जैंगली के चेहरे पर प्रोजेक्ट करता है, और अचानक लड़ाई उससे कहीं ज्यादा करीबी हो गई जिसके लिए उसने साइन अप किया था। वो इस जानवर को घूर रहा है और सोच रहा है, मुझे सच में नहीं पता कि आंधी वाले भेड़िए की कमजोरी कहाँ होती है, जबकि भेड़िया उसके बैंगनी रंग की रोकथाम के अंदर से उस पर गुर्राता है। लेकिन फिर उसकी हथेली में आग लग जाती है और उसे एक ऐसी मुस्कान मिलती है जो कहती है कि उसने बिना टैक्स के ही इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। टी बुक। ये बालों वाला है, ये कमजोर है और इसमें आग लगी है। माना हिस्ट्री में भेड़िए से की गई सबसे ठंडी बकवास है, और उसके हर शब्द का मतलब है। और भेड़िया बाइंडिंग सर्कल में फंसा हुआ है और उस आग के गोले को घूर रहा है, और उसका चेहरा किसी मॉन्स्टर के चेहरे पर सबसे ज्यादा नाराजगी लिए हुए है, जैसे आग उसकी शान के नीचे हो। बहुत बुरा। वो फिर भी आग गिरा देता है, और सिस्टम एक और क्रिटिकल हिट कंफर्म करता है, क्योंकि पूरा अरीना क्रिमेशन चेंबर में बदल जाता है। एक किल से 2 लेवल, लेवल 13। वो बॉस भेड़िया असल में एक चलता फिरता एक्सपी पिन्याटा था, और इस पागल ने बिना झिझक के उसे तोड़ दिया। साथ ही ये काले लोहे का खंजर और एक काली लोहे की अंगूठी गिराता है, और लाश के ठंडा होने से पहले ही ये आदमी पॉन शॉप के मालिक की तरह सामान का अंदाजा लगा रहा है। इस लूट वाले भूत के मुंह से निकलने वाले पहले शब्द हैं, मुझे हैरानी है कि मैं इन्हें कितने में बेच सकता हूँ। और इस पॉइंट पर इसकी असली जागी हुई क्लास मेज नहीं है। तभी जमीन कांपने लगती है और कोई भारी चीज मैदानों से इसकी तरफ तेजी से आ रही है। हर सेकंड वो और पास आ रही है और रुक नहीं रही है। जांगली खुद को संभालता है और कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखता है, क्योंकि तेज हवाओं वाले मैदानों में साफ तौर पर किसी भी बेवकूफ के लिए नो रेस्ट की पॉलिसी लागू है, जो यह पीसने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसकी नज़र इस बात पर पड़ती है कि क्या होने वाला है, उसके चेहरे से सारा खुशी का एहसास गायब हो जाता है, क्योंकि एक छोटे शहर जितनी धूल की दीवार घास के मैदान से होते हुए सीधे उसकी तरफ आ रही है। ये भेड़ियों की पूरी भगदड़ है। सैकड़ों भेड़िए इलाके में ऐसे भर गए हैं जैसे सर्वर ने अभी कोई वर्ल्ड इवेंट शुरू किया हो और किसी को वार्निंग देना भूल गया हो। वो कवर के पीछे छिप जाता है, अपना नया खंजर पकड़े कहता है, मैंने सच में अभी एक एलीट मॉन्स्टर को मारा है। इस तरह के बदले की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन भेड़िए पहले से ही हर तरफ से आ रहे हैं, और अब उसे ये महसूस होने वाला है कि सड़क पर मरे हुए जानवर का क्या होता है। वो भगदड़ में ऐसे घिसट रहा है जैसे तूफान में किराने का बैग घिसट रहा हो, जबकि भेड़िए हर तरफ से उसके पास से गुजर रहे हैं। लेकिन फिर अफरा तफरी के बीच में वो एक माना पोषण लेता है और उसे कुछ जरूरी बात समझ आती है। ये भेड़िए उसे टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो उसे ट्रक की तरह मारता है, क्योंकि अगर वे बदले के लिए यहाँ नहीं है तो किसी और ने किसी बहुत बड़ी चीज पर ट्रिगर खींच दिया है। उसका दिमाग हर डॉट को एक मल में कनेक्ट कर लेता है। सिर्फ वुल्फ किंग ही इतने बड़े पैक को इकट्ठा कर सकता है, जिसका मतलब है कि किसी ने अभी अभी एरिया बॉस को ट्रिगर किया है और पूरा जोन लाइव हो गया है। और एक समझदार इंसान की तरह दूसरी तरफ भागने के बजाय ये लालची पागल बॉस पॉन की तरफ दौड़ता है, चिल्लाता है कि लूट उसकी है और कोई और उसे नहीं छूता। ये बहादुरी है या कोई क्लिनिकल कंडीशन? सच में पूछ रहा हूँ। इस बीच सीन एक गुफा के एंट्रेंस पर कटता है, जहां एक बिल्कुल अलग पार्टी ने अभी अभी कुछ साफ किया है, और वे ऐसे दिखते हैं जैसे हथियारों के साथ एक कार क्रैश में बच गए हों। सामने 3 एडवेंचरर हथियार निकाले हुए जोर जोर से सांस ले रहे हैं, और बीच में एक नारंगी रंग की लड़की है जिनकी आंखें हरी हैं, और एक ऐसा आउटफिट है जिसे आर्टिस्ट ने पूरी तरह से कंसंट्रेशन बिगाड़ने के लिए डिजाइन किया था, क्योंकि उसने जो भी फाइट सीन हो रहा था उससे मेरा सारा ध्यान चुरा दिया था। लेकिन इससे पहले कि मैं ठीक से अपना आपा खो पाता, गंजा कैप्टन किसी पर चिल्ला रहा है कि वो सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, और वेलकम गिफ्ट तलवारबाज के शरीर पर एक ब्लेड है, क्योंकि जो भी आया था वो नेगोशिएशन टीम नहीं लाया था।
हमलावरों में इतनी हिम्मत है कि वे कहते हैं, बिना बैकअप के बॉस से लड़ने की बेवकूफ़ी करने के लिए खुद को दोषी ठहराओ। अगर मैं इसे नहीं लूंगा तो कौन लेगा? और इन पैरासाइट्स का कॉन्फिडेंस लगभग इंप्रेसिव है, क्योंकि ये डाकुओं की एक पूरी आर्म्ड स्क्वाड है जो अनाउंस कर रही है कि गेयर, ब्लड स्ट्राइप वुल्फ किंग का शरीर, ये सब उनका है। अब इस क्रू पर नजर रखो, मुझ पर विश्वास करो। 3 एडवेंचरर इस मॉब को अपनी ओर देखते हैं और मैथ इतना खराब है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए कैप्टन नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। अपनी कमाई हुई हर चीज, इक्विपमेंट, वुल्फ किंग की लाश, सब कुछ बस जिंदा निकलने के लिए ऑफर करता है। और विवी वहीं खड़ी अपने कैप्टन को रियल टाइम में हारते हुए देख रही है। लेकिन मोहॉक लीडर हंसता है और डील बदल देता है। उसे अब गेयर नहीं चाहिए, उसे प्रीस्ट चाहिए, उसे विवी चाहिए। और इस सीन में तो जैसे पारा ही गिर गया हो। और ये जीव कहता है, मजे करने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। ऐसा चेहरा जो रजिस्ट्री में होना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा सेटअप अभी अभी उस इलाके में आ गया है जहां लीगल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। भागने के लिए कहाँ बचा था। उनसे विनती कर रहा था कि वे करीब ना आए और मुझे अगले 5 सेकंड में किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, या ये कहानी और मेरे लिए गंभीर समस्या होने वाली है। पैन उसे पकड़ लेता है और वो उनसे रुकने की विनती करती है, और इस क्षण के बारे में सब कुछ मेरे सीने को जकड़ लेता है, क्योंकि कोई नहीं आ रहा है। और वो ये जानती है जब तक कि चाप बिजली का एक बोल्ट पूरे डाकू दस्ते को काट नहीं देता। और इनमें से हर एक पतित को बस एक वोल्टेज बिल मिला है जिसे वो वहन नहीं कर सकते हैं। फ्रेम में हर एक चेहरा जम जाता है। डाकू, कप्तान, विवी, किसी को भी सुराग नहीं है कि ये कहां से आया। मोहॉक नेता बिजली से उबल रहा है, अभी भी अपना सिर जला रहा है, चिल्ला रहा है कि कौन उसके अच्छे भाग्य को बर्बाद करने की हिम्मत करता है। और ये शिकारी वास्तव में मानता है कि वो इस समय गलत हो रहा है। एक ऐसे आदमी के लिए बड़ी बात है जो सिर्फ आम लोगों को धमका रहा है और फायर लाइट से बाहर निकलते समय मोस्ट वांटेड पोस्टर जैसी मुस्कान के साथ निकल रहा है, जब जैंग ली आराम से बताता है कि अभी सूरज डूबा भी नहीं है और वे पहले से ही गंभीर अपराध कर रहे हैं। पूरा खुलासा ये है कि वो आग में लिपटा हुआ खड़ा है और उसका स्कल टिप वाला डंडा उनसे पूछता है कि क्या वे सच में इतने बेकार हैं। और ये एंट्री इस सीरीज की अब तक की सबसे मुश्किल चीज है। डाकुओं में से एक तुरंत उस पर जोरदार हमला करता है और जैंग ली हथियार ऐसे पकड़ता है जैसे किसी ने उसे ड्रिंक फेंक दी हो। वो हमलावर की आंखों में देखता है और कहता है, मैंने अभी बात खत्म नहीं की थी। और इतना बड़ा आग का गोला फोड़ता है कि वो आदमी और उसके 3 दोस्त आसमान में उड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी चल रहे मोनोलॉग को नहीं रोकता। डाकुओं का लीडर जो इतना शोर मचा रहा था, अब जमीन पर अपनी जान की भीख मांग रहा है। और विवी वहीं खड़ी एक अजनबी को 1 मिनट से भी कम समय में उसके पूरे बुरे सपने को खत्म करते हुए देख रही है। और फिर वो अपनी बचाने वाली को देखती है। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे और वो धीरे से पूछती है, क्या ये तुम हो? जिसका मतलब है कि ये लड़की पहले से ही जानती है कि जैंग ली कौन है। और हम बस एक ऐसे इतिहास के पाठ में आ गए जिसके बारे में किसी ने हमें चेतावनी नहीं दी थी। और यहाँ मोहॉक आखिरकार अपनी जिंदगी में पहली बार मैथ कर रहा है, क्योंकि उसकी आधी स्क्वाड एक ही चक्कर में खत्म हो गई। और वो अपनी छोटी तलवार के साथ वहां खड़ा सोच रहा है कि क्या आज सच में करियर क्रिमिनल बनने का दिन था। लेकिन ये बेवकूफ खुद को फिर से भरोसे में ले लेता है, क्योंकि आखिर में वो बस एक जादूगर है। और जाहिर है इस दुनिया में इसका मतलब है कि उसे नीचे दौड़कर आने के लिए काफी कमजोर होना चाहिए। इसलिए वो हर आखिरी डाकू को एक साथ जैंग ली पर हमला करने का आदेश देता है, चिल्लाता है कि उसे जादू करने का समय ना दे। और ये लेमिंग्स सच में सुनते हैं, सिवाय जैंग ली के। उसकी हथेली में आग लग जाती है, जैसे वो सर्दियों की रात में अपने हाथ गर्म कर रहा हो, और आराम से जोर से सोचता है कि उनमें से हर एक उस पर ऐसे क्यों दौड़ता है जैसे उन्हें मरने की इच्छा हो। और फिर वो उन्हें इतना खतरनाक फायरबॉल सर्व करता है कि पूरी भीड़ बारबेक्यू कन्वेंशन में बदल जाती है, और पूछता है कि क्या वे सच में अपने पुरखों से मिलने के लिए इतने बेताब हैं। मोहॉक लीडर मुश्किल से आग से बच पाता है, जबकि उसका एक लड़का मिट्टी खाता है और उसका हथियार ऐसे शून्य में जा गिरता है जैसे वो अलग होने के लिए तैयार हो। और ये आदमी सच में ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक बेसिक फायरबॉल मालगाड़ी की तरह कैसे हिट कर सकता है। वो चिल्ला रहा है कि ये बस एक आम मेज स्किल है और डैमेज आउटपुट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डाकुओं के शस्त्रागार में हर तलवार एक ही समय में जमीन पर गिरी, जैसे कोई कोऑर्डिनेटेड डिजाइन लेटर हो। और मोहॉक, वही शिकारी जो 5 मिनट पहले कुछ अजीब करने वाला था, अब मिट्टी में मुंह के बल गिरा हुआ चिल्ला रहा है कि ये सब एक गलतफहमी थी, जैसे वो पार्किंग टिकट से बचने के लिए बात कर रहा हो। फिर ये पक्का कॉकरोच रिश्वत देने के मोड में चला जाता है। जैंग ली से विनती करता है कि वो बस विवी को ले जाए और चला जाए, जबकि वो इंटेल देता है कि ब्लड रून वुल्फ किंग गुफा में और अंदर है। जैंग ली की बातचीत खत्म हो गई है, क्योंकि वो एक बर्फ का तीर बनाता है जिसमें इतनी जान लेने की नीयत होती है कि बातचीत हमेशा के लिए रुक जाती है। और उनसे कहता है कि चूंकि उन्होंने हिंसा चुनी है तो उन्हें इसका बदला लेने के लिए तैयार रहना चाहिए।
और वो बर्फ का तीर मोहॉक के शरीर को ऐसे चीरता है जैसे उसके हर बुरे काम के लिए रसीद छप रही हो। ये बेवकूफ खून थूक रहा है और फिर भी उसमें ये धमकी देने की हिम्मत है कि ब्लड वुल्फ के भाड़े के सैनिक बदला लेने आएंगे, जो हर चीज के बारे में गलत होने का सच में शानदार कमिटमेंट है। इस बीच जैंग ली बेहोश लाशों के बीच पालथी मारकर बैठा है, अपने स्किल कूलडाउन को ऐसे चेक कर रहा है जैसे वो किराने की लिस्ट देख रहा हो। उसे एहसास हो रहा है कि उसके लेवल अपने उसके स्पेल रोटेशन को बहुत बढ़ा गया है। और फिर विवी उसे थैंक यू कहने आती है। और मैं चाहता हूं कि हर कोई ये समझे कि आर्टिस्ट ने जानबूझकर ये एंगल चुना है, क्योंकि वो हर तरफ से बहुत खतरनाक है। वो उसे ऐसी मुस्कान देती है जो बीमारियां ठीक कर सकती है, और कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना मजबूत होगा, कि वो उसके बारे में परेशान थी। और मेरे आदमी जैंग ली को अभी कोई अंदाजा नहीं है कि उसे अभी कैसा प्रीमियम क्वालिटी का प्यार मिल रहा है। और ये बेवकूफ इमोशनली बैंकरप्ट बेवकूफ उसे बताता है कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने उसे पहले बचाया था। तो अब वे ऐसा भी कर रहे हैं जैसे वो पूरे जोन की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ कुछ समय बिताने के बजाय बिल चुका रहा हो। फिर बिना एक पल भी गंवाए ये पागल उसे ऐसे बुलाता है कि वो वुल्फ किंग बॉस से उसके साथ लड़े, जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या वो लंच करना चाहती है। और इस आदमी की पूरी हिम्मत मुझे हमेशा इंप्रेस करती है। विवी मन ही मन इस बात को समझ रही है कि इस पागल ने अभी अभी एक पूरी मर्सनरी स्क्वाड को खत्म कर दिया है, और अब वो बॉस फाइट की ओर ऐसे तेजी से जा रहा है जैसे उसका कोई कूपन एक्सपायर होने वाला हो। और सच कहूं तो उसका चेहरा वो सब कुछ कह देता है जो मेरा नहीं कह सकता। और फिर कैमरा हमें उसकी एमराल्ड आंखों के साथ उसके चेहरे का ये क्लोजअप दिखाता है, और वो सोच रही है कि क्या वो कोई सीक्रेट क्लास छिपा रहा है, क्योंकि इतने कम उम्र के किसी को इतना पकड़ा नहीं जा सकता। और सच कहूं तो इस पैनल को देखकर मेरी भी सारी सोच खत्म हो गई है। वे गुफा के अंदर जाते हैं और वो वहां है। ब्लड रून वुल्फ किंग, एक लेवल 25 का बॉस, गुफा के फर्श पर एक बुरे सपने की तरह फैला हुआ है, जो इस अंधेरे में किराया देता है। अब ये मैथ है जिससे सभी को परेशान होना चाहिए। जैंग ली लेवल 20 का है और अभी अभी ब्लैक आयरन रैंक पर पहुंचा है, और ये बड़ा कुत्ता उससे 5 लेवल ऊपर बैठा है, जिसके ऊपर एक बॉस मल्टीप्लायर है। विवी वही कहती है जो हर समझदार इंसान सोचता है, और पूछती है कि क्या दो लोग सच में इस चीज को मार सकते हैं, जो इस पूरी सीरीज में किसी द्वारा पूछा गया सबसे सही सवाल है। लेकिन जैंग ली का नामुमकिन मुश्किलों का जवाब हमेशा एक ही होता है, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। और वो वुल्फ किंग के चेहरे पर सीधे फायरलैंड से हमला करता है, क्योंकि इस लड़के की वोकैबुलरी में कभी बारीकी नहीं थी। धमाका पूरी गुफा को गर्मी से भर देता है, और आधे सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि शायद ये लड़ाई उम्मीद से आसान होगी, सिवाय इसके कि सिस्टम उसे कुछ नहीं देता। कोई क्रिटिकल हिट नहीं, कोई कमजोरी का इंडिकेटर नहीं, जिसका मतलब है कि इस चीज के खिलाफ आग उतनी ही असरदार है जितनी टैंक पर गर्म तौलिया फेंकना। और वुल्फ किंग उस आग को पर्सनली लेता है, क्योंकि वो आग से लपटों से फूटता है और घुसपैठियों के मारे जाने के बारे में चिल्लाता है। और ये चीज बात कर सकती है, जो किसी तरह इसे 10 गुना ज्यादा डरावना बना देता है। जैंग ली इस बिल्डिंग साइज मॉन्स्टर के नीचे खड़ा है, सच में हैरान है कि एक बॉस मॉन्स्टर के पास पूरे वाक्य बनाने के लिए काफी इंटेलिजेंस है, लेकिन उसका दिमाग तेजी से समझ जाता है आग यहाँ जवाब नहीं है। हालांकि वुल्फ किंग के पास मैजिक रेजिस्टेंस भी नहीं है, जिसका मतलब है कि ये लड़ाई बस एक अलग तरह की पहेली बन गई है। इसलिए वो तुरंत पूरा गेम प्लान बदल देता है, और एक धीमा स्पेल डालता है जो वुल्फ किंग को पर्पल एनर्जी की चेन में लपेट देता है। क्योंकि अगर आप इसे जला नहीं सकते तो आप इसे कंट्रोल करते हैं। डीबफ कनेक्ट होता है, और वुल्फ किंग साफ तौर पर पिछड़ रहा है। पर्पल एनर्जी इसकी हरकतों को बांध रही है, जबकि जमा किए गए डैमेज से खून निकल रहा है। और पहली बार ये मॉन्स्टर ऐसा लग रहा है कि इसे सच में नीचे लाया जा सकता है। लेकिन एक स्लो बॉस फिर भी बॉस ही होता है, क्योंकि ये चीज डीबफ को चीरकर इतनी जोर से चार्ज करती है कि गुफा की दीवारें टूट जाती है, जबकि जैंग ली मुश्किल से अपनी लाइट आर्मर शील्ड समय पर उठा पाता है, और टक्कर से उसका पूरा हेल्थ बार एक ही शॉट में लगभग खाली हो जाता है। शील्ड सस्ते कांच की तरह टूट जाती है, और खतरे की चेतावनी चमक रही है, क्योंकि अब ये कोई मजेदार एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। जैंग ली पीछे की ओर भाग रहा है, और उसे एहसास हो रहा है कि उसकी शील्ड एक ही हिट से लगभग टूट गई है। और स्लो स्पेल एक्टिव होने के बाद भी ये चीज ऐसे चलती है जैसे उसने नर्व को पूरी तरह से छोड़ दिया हो। 5 लेवल का गैप कोई मजाक नहीं है, इसलिए वो शिफ्ट पर शिफ्ट करता है। अपने स्टाफ पर एक फ्रॉस्ट एरो चलाता है, जो उसके आसपास की हवा को क्रिस्टलाइज कर देता है, क्योंकि अगर ब्रूट फोर्स इसे खत्म नहीं करेगा तो प्रिसीजन को खत्म करना होगा। और यहीं पर विवी टीम में अपनी जगह बनाती है, क्योंकि वो उस पर एक मैजिक एम्पलीफिकेशन बफ डालती है, जो उसके अटैकिंग आउटपुट को 2 गुना कर देता है। और ऐसा दिखने वाला सपोर्ट क्लास होना सच में गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्टी कॉम्पोजिशन है। ये बफ जैंग ली को डेवलपर्स के परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले पैच जैसा लगता है। गोल्डन ऑरा आइस एनर्जी के साथ मिल रहा है, और इस आदमी को अभी अभी लड़ाई के बीच में सबसे अच्छे तरीके से अपग्रेड कर दिया गया है, सिवाय इसके कि वुल्फ किंग ट्रिजेक्ट्री को ऐसे पड़ता है जैसे वो अपने पूरे करियर में मेजेस से लड़ता रहा हो, और एनहांस्ड आइस एरो को पूरी तरह से साइड कर देता है। जबकि विवी डर कर देखती रहती है, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा प्ले था। लेकिन जैंग ली पहले से ही मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो मिस ही पूरा प्लान था। उसकी उंगलियों में बर्फ जम रही है,
जैसे वो फुसफुसाता है कि उसे पता था कि ये चकमा देगा। और इस कैलकुलेटिव छोटे साइकोपैथ ने लेवल 25 के बॉस को जाल में फंसा लिया, क्योंकि असली अटैक वुल्फ किंग की कमजोरी पर एक क्रिटिकल हिट नोटिफिकेशन के साथ होता है। और जैंग ली लड़ाई का सबसे ठंडा वन लाइनर देता है, कहते हुए कि उसने ये चारा टेक्निक ठीक इसी तरह के बॉस से सीखी है। पता चला कि इस जीनियस ने अपनी पिछली सभी फाइट से वुल्फ टाइप की कमजोरी को मैप किया था। कमजोरी बिल्कुल सही बैठती है, कमर पर। और विवी उसके पीछे खड़ी है, इस धोखेबाज जादूगर को ऐसे देख रही है जैसे उसने कोई पहेली सुलझा ली हो जिसमें वो हफ्तों से उलझी हुई थी। वुल्फ किंग अब ला खड़ा रहा है, हर नस में लाल एनर्जी दौड़ रही है, नफरत से भारी सांसें ले रहा है, और उसके पोस्चर से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई सबसे बुरी दिशा में जाने वाली है, क्योंकि ये बड़ा हुआ मठ अपना सिर पीछे फेंकता है और इतनी जोर से चिल्लाता है कि पूरी गुफा हिल जाए। और अगर आपने कभी कोई गेम खेला है तो आप जानते हैं कि उस एनिमेशन का क्या मतलब है। विवी जैंग ली को सावधान रहने के लिए चिल्लाती है, क्योंकि बॉस ने अभी अभी अपना बेजर्क फेस शुरू किया है और पूरी गुफा लाल एनर्जी से भर गई है, जो इस बात का यूनिवर्सल संकेत है कि आपकी मुश्किल सेटिंग अभी 3 टियर बढ़ गई है। और यहीं से ये सच में बुरा हो जाता है, क्योंकि वुल्फ किंग ने सिर्फ पावर अप नहीं किया, उसने बैकअप के लिए कॉल किया, और ब्लड वुल्फ का एक पूरा झुंड जमीन से ऐसे निकलता है जैसे रेड बॉस ने अभी अभी बाढ़ के दरवाजे खोले हों। जैंग ली तुरंत पहचान लेता है कि ये भेड़िए वही हैं जो पहले उसके पास से गुजरे थे, जिसका मतलब है कि इस पूरे समय वुल्फ किंग ही उनके तार खींच रहा था और वो बस पपेट मास्टर के लिविंग रूम में चला गया। वुल्फ किंग अपनी सेना के पीछे सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ खड़ा है जो किसी मॉन्स्टर ने कभी पैदा की है, क्योंकि ये बॉस सिर्फ लड़ता नहीं, ये हिंसा के पूरे इकोसिस्टम को कमांड करता है। लेकिन विवी उसके पीछे आ जाती है, आने वाली भीड़ पर माना रीजनरेशन और स्लो डिबफ डालती है, और जिस तरह से वो उसके सपोर्ट के तौर पर काम करती है, वो सच में इसे अब तक का सबसे ज्यादा सिनर्जाइज 2% रेट बना रहा है जो मैंने देखा है। जैंगली वुल्फ किंग और उसके पूरे झुंड का सामना करता है, जो उसे एक खूनी लाल मैजिक सर्कल में घेरे हुए है, और ये शॉट शायद अब तक का उसका सबसे सुसाइडल बहादुरी भरा काम है, जो बहुत कुछ कह रहा है। फिर वो फायर स्पेल के एक रोटेशन में पूरे झुंड को उड़ा देता है और एक्सपीरियंस नोटिफिकेशन कन्फेटी की तरह बरसने लगते हैं, जैसे उसने अपने लिए रखी ग्रेजुएशन पार्टी में किया हो। ये आदमी एट स्पॉन को उनके बोनस कंटेंट की तरह फार्म कर रहा है, और उसे पता चलता है कि गुफा की तंग दिलारों का मतलब है कि हर स्पेल मैक्सिमम वैल्यू से जुड़ता है, जिससे वुल्फ किंग की अपनी रीइंफोर्समेंट स्ट्रैटेजी एक फ्री एक्सपीरियंस बुफे में बदल जाती है। और फिर उसे असली गैलेक्सी ब्रेन मोमेंट आता है। इस तंग गुफा में उन सभी मिनियंस को बुलाने से असल में वुल्फ किंग का अपना मूवमेंट धीमा हो गया, जिसका मतलब है कि बॉस ने किसी भी डिबफ से ज्यादा जोर से खेला। तो ये पागल आदमी वुल्फ किंग को उसकी चमकती लाल आंखों में देखता है और उससे कहता है कि अगर वो सांस लेना चाहता है तो उस समन स्किल का एक बार और इस्तेमाल करे, क्योंकि उसने अभी अभी बॉस की अल्टीमेट एबिलिटी को अपनी पर्सनल लेवलिंग सर्विस में बदल दिया है। वुल्फ किंग का जवाब सिर्फ बेकाबू गुस्सा है, क्योंकि किसी भी इंसान में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी सिग्नेचर एबिलिटी का मजाक उड़ाए। और ये मॉन्स्टर पूरी तरह से पीछे हटने वाला है। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत से झपटता है, अपने पंजे हवा में लहराते हुए जैंगली की ओर बढ़ता है, जिसे एक ऐसे बॉस के दबाव से पीछे धकेला जा रहा है जिसने तय कर लिया है कि डिप्लोमेसी खत्म हो गई है। लेकिन जैंगली उस बेपरवाह हमले में मौके का फायदा उठा लेता है। उसकी हथेली में आग घूमती है और वो फुसफुसाता है कि सही समय आखिरकार आ ही गया है। और वो एक भयानक धमाके में सब कुछ उगल देता है, जो वुल्फ किंग को पूरा निगल जाता है, जबकि उसका लेवल 14 तक पहुंच जाता है। और उस गुफा से गूंजती चीख या तो मौत की चीख है, या इस सीरीज में अब तक देखी गई सबसे बड़ी लूट की आवाज़ है। एक्सपीरियंस नोटिफिकेशन अभी भी एक स्लॉट मशीन की तरह पॉपअप हो रहे हैं, जो रुकना भूल गई है, क्योंकि इस बेवकूफ़ ने वुल्फ किंग के अपने गुर्गों को एक पर्सनल लेवलिंग सर्विस में बदल दिया है। और विवी भी पास में होने से ही पैसिव एक्सपीरियंस ले रही है, जो शायद अब तक की सबसे भरोसेमंद गेमिंग स्ट्रैटेजी है जो मैंने देखी है। लेवल 15 आता है और जैंगली एक वुल्फ कब्रिस्तान के बीच में खड़ा होता है। उसका डंडा ऐसे चमक रहा होता है जैसे किसी ऐसे आदमी ने अभी अभी इन्फिनिट मनी ग्लिच का पता लगाया हो, जबकि विवी किनारे से देख रही होती है और अभी भी सोच रही होती है कि उसने अभी क्या देखा। ये पागल माना पोषण ऐसे पीता है जैसे वो प्री वर्कआउट शेक हो, और तुरंत दूसरे राउंड के लिए चिल्लाता है, क्योंकि लगता है पूरी भेड़ियों की आबादी को मारना तो बस वार्म अप सेट था। और फिर उसे एहसास होता है जो मालगाड़ी की तरह टकराता है, क्योंकि अगर बॉस इतने एक्सपीरियंस वैल्यू वाले मिनियंस को बुला सकता है तो वो ओपन वर्ल्ड में रेगुलर मॉब्स को ग्राइंड करने में अपना समय क्यों बर्बाद करेगा। वुल्फ किंग वहां कांपता हुआ खड़ा है, क्योंकि उसके बुलाए हर एक मिनियंस गायब हो चुके हैं, और ये बड़ा हुआ मठ आखिरकार खुद से पूछ रहा है कि इस गुफा में असली शिकारी कौन है।
जैंग ली ने इसे लड़ाई के इतिहास में सबसे लापरवाही से खतरनाक कंधे उचकाकर मारा। असल में इस लेवल 25 रेड बॉस को बता रहा है कि इसकी उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो गई है और चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए वो एक आखिरी आइस एरो को एक आदमी की एनर्जी से चार्ज करता है जो सेवरेंस पैकेज इकट्ठा कर रहा हो, क्योंकि वुल्फ किंग का दूध सूख चुका है और अब आखिरी रसीद कैश करने का समय है। आइस एरो गुफा में चीखता है और वुल्फ किंग लाइट हो जाता है। रैली अब उसे डेविल कह रही है, जो एक डेविल वुल्फ बॉस की तरफ से सच में 5 स्टार रिव्यू है। ये चीज बर्फ के तीर को अपने शरीर से साफ निकाल लेती है और चिल्लाती है कि वो एक डेविल के अलावा कुछ नहीं है। और सच कहूं तो ये अब तक इस माना में किसी का भी सबसे सही कैरेक्टर असेसमेंट है। पूरी गुफा उनके चारों ओर गिरने लगती है और विवी अकेले शेयर्ड एक्सपीरियंस से लेवल 21 पर पहुंच जाती है, जबकि पत्थर ऐसे बरसते हैं जैसे डंजन खुद ताली बजाने की कोशिश कर रहा हो। जैंग ली चेहरे पर मुस्कान के साथ लेवल 16 पर पहुंचता है, एक ही गुफा रन से पूरे 3 लेवल और लूट का पहाड़ पाने की शेखी बघाड़ता है। जबकि विवी वहां बैठी इस पागल के अभी अभी निकाले गए माल से सच में हैरान है, और विवी वहां बैठी वो सवाल पूछ रही है जिसका जवाब हर देखने वाले को पहले से पता है, क्योंकि उसने किसी को बॉस की समनिंग स्किल का पर्सनल एक्सपीरियंस फार्म के तौर पर इस्तेमाल करते देखा था, और अब वो सोच रही है कि इस गुफा का असली बॉस कौन था। फिर ये बेवकूफ़ उसे ऐसे घुमाता है जैसे वो उसे कोई बढ़िया पत्थर दिखाने वाला हो जो उसे किसी रेड बॉस की हत्या के माल के बजाय मिला हो। वो उसे एक चमकता मैजिक स्टाफ देता है और कहता है कि ये लूट में उसका हिस्सा है, और वो सच में हैरानी से अपना मुंह ढक लेती है और कहती है कि उसने तो कुछ भी नहीं दिया, जो खून से सनी भेड़िए की मान से निकली सबसे प्यारी बात है। लेकिन जैंग ली तुरंत उसे चुप करा देता है और कहता है कि उसने उसका माना ठीक कर दिया है और उसका डैमेज बढ़ा दिया है, और वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जिसकी उसे भविष्य के खतरों के लिए ज़रूरत है। और इस बेवकूफ़ को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उन शब्दों ने उसे कितना ज़ोर से मारा। विवी उस स्टाफ को एक औरत की एनर्जी से पकड़ती है जिसे अभी अभी शादी का प्रपोजल मिला हो, सोचती है कि वो सच में उसके लिए ज़रूरी है। और आर्टिस्ट ने तय किया कि ये पैनल हम सभी को याद दिलाने के लिए था कि उसे पूरे कमेंट सेक्शन को तबाह करने के लिए बनाया गया था। वे गुफा में और अंदर जाने लगते हैं और जैन ली अपनी इन्वेंट्री निकालकर 2 स्किल बुक्स चेक करता है। वुल्फ किंग ने लाइटनेस स्पेल और स्वॉम्प स्पेल गिरा दिया, क्योंकि ये आदमी पोस्ट बॉस लूट रिव्यू को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई बच्चा बर्थडे प्रेजेंट खोल रहा हो। दोनों स्किल्स पहले से ही मैक्सिमम प्रोफिशिएंसी पर हैं, जिससे पता चलता है कि वुल्फ किंग पहले भी अपने स्लो डिबफ से क्यों गुजर रहा था, क्योंकि इस चीज़ में पूरे समय लाइटनेस स्पेल के जरिए एक बिल्ट इन स्पीड हैक था। और फिर स्वॉम्प स्पेल उसकी नज़र में आता है, क्योंकि ये एक साथ कई दुश्मनों को लॉक कर सकता है, और आप असल में उन आंखों के पीछे स्प्रेडशीट बनते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये इसे अगले बदकिस्मत मॉब्स के ग्रुप के लिए फाइल कर रहा है। विवी अचानक उसे कुछ देखने के लिए चिल्लाती है, और ये लड़की भेड़ियों की लाशों से भरी गुफा में खड़ी किसी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये एक घोस्ट ऑर्किड है, एक चमकता बैंगनी फूल जो किसी परी कथा का लगता है और किसी मर्डर गुफा की चट्टानों के बीच में फंसा नहीं होता। जैंग ली तुरंत एक एंटीक डीलर की तरह इसकी कीमत लगाना शुरू करता है, ये समझाते हुए कि ये प्रोफेशनल्स के लिए बेकार है, लेकिन रेगुलर लोगों के लिए ये एक टॉप ग्रेड क्योर ऑल मेडिसिनल हर्ब है। और विवी पहले से ही अपनी आंखों में डॉलर के साइन के साथ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रही है। वो उन्हें बराबर बांटता है, हर एक के लिए एक, और विवी उसे इस सीरीज की सबसे प्यारी मुस्कान से धन्यवाद देती है। और ये दोनों एक भेड़िए की कब्रिस्तान में बिना किसी सेल्फ अवेयरनेस के कपल एक्टिविटीज कर रहे हैं। फिर जैंग ली एक सेकंड के लिए रियल हो जाता है, ऑर्किड को पास पकड़कर समझाता है कि उसकी माँ एक आम इंसान है जिसका शरीर सालों की कड़ी मेहनत और पुरानी बीमारी से टूट रहा है। वो कहता है कि उसे उम्मीद है कि इससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, और विवी उसे अपनी नरम आंखों से देख रही है। और सच कहूं तो ये आदमी 3 सेकंड में रेड बॉस स्लेयर से फिलियल सन बन गया और किसी तरह इसके लिए और भी अट्रैक्टिव हो गया। लेकिन इमोशनल मोमेंट छोटा हो जाता है, क्योंकि विवी गुफा में और अंदर एक चमकती पत्थर की दीवार देखती है और जैंग ली को जांच करने के लिए खींचती है, क्योंकि जाहिर है ये गुफा बस देती जाती है। जैंग ली उससे कहता है कि वो पीछे हट जाए जब तक वो दीवार तोड़ने के लिए एक फायर बॉल जलाता है, और जिस तरह से वो इमोशनल से कॉम्बैट रेडी हो जाता है, मुझे इमोशनल झटका लगता है। धमाके से दीवार पूरी तरह खुल जाती है और वे दोनों एक जलते हुए छेद के सामने खड़े होते हैं, जो ओरिजिनल गुफा टूर में नहीं था। और दूसरी तरफ उन्हें जो मिलता है वे दोनों स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम कमरा नहीं है, ये डंजन का सीक्रेट एरिया है। एक घूमता हुआ पोर्टल जिसमें नीली बिजली चमक रही है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस गुफा के पीछे एक मुश्किल सेटिंग का गेटवे छोड़ दिया हो। सिस्टम इसे डार्क ऑल्टर नाम का लेवल 25 का ब्लैक आयरन डंजन बताता है, जिसमें मुश्किल लेवल 23 और उससे नीचे के प्लेयर्स के लिए 2 से 6 के ग्रुप में लिमिटेड है। और ये बेवकूफ़ पहले से ही दिमाग में हिसाब लगा रहा है कि वो लेवल 16 पर इसे अकेले कर पाएगा या नहीं।
विवी, जो अकेली ऐसी इंसान है जिसके पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम कर रहा है, उन्हें पहले वापस जाकर तैयारी करने का सुझाव देती है, क्योंकि उन्होंने सच में अभी-अभी एक बॉस से लड़ाई की है। लेकिन जैंगली तुरंत उस बात को एक ऐसे आदमी के कॉन्फिडेंस से खारिज कर देता है, जो खतरे को बुफे की तरह लेता है। वो उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो जा सकती है। लेकिन अगर वो उसके पीछे वहां चली जाती है तो वो उसकी रक्षा करेगा। और इस लाइन को सुनकर 100 मील के दायरे में कोई भी औरत अपनी जिंदगी के फैसलों पर दोबारा सोचेगी। विवी उसे इस माना के अब तक के सबसे चमकदार चेहरे से मारती है। सूरज की तरह चमकते हुए उसने उनकी पार्टी की बनावट को सपोर्ट किया और कहा कि ये एक ऐसी औरत की आवाज में सुनना अच्छा है जो इस बेवकूफ का पीछा असली नरक में भी करेगी। वो अपनी मुट्ठी बांधती है और कहती है कि अगर खतरा आया तो वो उसे समय देगी। और आर्टिस्ट ने उसे ऐसे कपड़ों में बनाने के लिए यही सही पल चुना, जिससे डायलॉग पर फोकस करना शारीरिक रूप से नामुमकिन हो जाता है, जिससे मुझे पूरी तरह से नफरत है और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। साथ ही वे पोर्टल से गुजरते हैं और एक अंधेरे जंगल में उतरते हैं, जहां एक सिस्टम उन्हें गुरुबी नाम के एक डार्क मेज को एक रस्म पूरी करने से रोकने के लिए कहता है, जो बिल्कुल उस तरह के क्वेस्ट जैसा लगता है जिससे सुबह 3 बजे पार्टियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन जैंगली डार्क मेज सुनता है और उसका दिमाग तुरंत इसे मेज के सामान के गिरने में बदल देता है। और आप देख सकते हैं कि उसकी आंखों की पुतलियां लालच से चमक रही हैं, जैसे कोई सर्च इंजन लूट की टेबल को इंडेक्स कर रहा हो। ये पागल तुरंत दौड़कर तहखाने में चला जाता है, चिल्लाता है कि वो कितना एक्साइटेड है, जबकि विवी उसका पीछा करती है, उससे धीरे चलने की रिक्वेस्ट करती है। और ये हार्ड मोड तहखाने में जाने वाली सबसे पागल जोड़ी है। फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो विवी की कलाई पकड़ता है, उसे एक पेड़ के पीछे खींचता है और धीरे से छिपने के लिए कहता है। और जिस स्पीड से वो एक खुश मिजाज बच्चे से टैक्टिकल ऑपरेटिव बन गया, वो सच में चिंता की बात है। विवी पेड़ से सटी हुई है, कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है, जबकि जैंगली उसके चारों ओर ऐसे देख रहा है जैसे किसी ने अभी-अभी कुछ ऐसा देखा हो जिससे वो बिना तैयारी के नहीं टकराना चाहता था। और उसने जो देखा वो एक लेवल 20 का स्केलेटन नाइट है जो नीली आग से बने घोस्ट हॉर्स पर सवार है। और ये अकेला रेगुलर मॉब ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी अलग आसान मानवा का फाइनल बॉस होना चाहिए। जैंगली तुरंत नोटिस करता है कि यहाँ के बेसिक ट्रैश मॉब भी लेवल 20 के हैं और एक पेड़ के पीछे एक लड़की के साथ छिपकर अपनी जिंदगी के फैसलों को फिर से कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, जो उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन वे सिर्फ एक ही नहीं है, स्केलेटन नाइट्स और शैडो वॉरियर्स का एक पूरा पेट्रोल है। और भागने के बजाय ये जोकर इस डंजन से मिलने वाले रिवॉर्ड्स के लिए लार टपका रहा है, क्योंकि उसकी रिस्क असेसमेंट कैपेबिलिटीज हमेशा के लिए ऑफलाइन सेट हैं। सिवाय इसके कि स्टेल्थ फेज लगभग 4 सेकंड तक चलता है, क्योंकि वे दोनों देखे जाते हैं और उनके चेहरों का लुक बताता है कि छिपने का प्लान बुरी तरह गलत हो गया। स्केलेटन नाइट्स जासूसों के बारे में चिल्लाते हुए और जानलेवा होम सिक्योरिटी सिस्टम की मेहमान नवाजी के साथ हथियार लहराते हुए आते हैं, और जैंगली मुश्किल से समय पर लड़ने की हालत में आ पाता है। उसकी किस्मत अच्छी है कि ये बोन सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग के पहले दिन एनपीसीज की तरह लड़ते हैं, क्योंकि वे हर हमले की खबर देते हैं, और अगर उनके पास थोड़ी भी ज्यादा इंटेलिजेंस होती तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। तो यही वो पल है जब वो वुल्फ किंग से मिले स्वैम्प स्पेल को टेस्ट करने का फैसला करता है, अपनी लाठी को जमीन पर पटकता है और पूरे बैटलफील्ड को हरा रंग दे देता है। क्योंकि जब आप लाइव कॉम्बैट के दौरान फील्ड टेस्ट कर सकते हैं तो मैनुअल क्यों पढ़ें। और स्केलेटन नाइट का घोड़ा गुस्से में सीधे कीचड़ में धंस जाता है, जैसे वो दलदल हो। हड्डियां खड़खड़ाती हैं क्योंकि राइडर और माउंट दोनों बीच में पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं। अब यहीं पर यह बेवकूफ क्रिएटिव हो जाता है, क्योंकि वो अपनी हथेली में पूरी तरह से चार्ज्ड फायरबॉल के साथ स्वैम्प का पीछा करता है, और उसके चेहरे पर वो भाव जब ये फंसे हुए स्केलेटन्स ये जानने वाले हैं कि जब क्राउड कंट्रोल एरिया डैमेज से मिलता है तो क्या होता है। आग पूरे स्वैम्प जोन में फैल जाती है और हड्डियां हर दिशा में बिखर जाती हैं, जैसे किसी ने हैलोवीन स्टोर में ग्रेनेड फेंका हो। पूरी तरह से अपग्रेडेड स्वैम्प स्पेल 30 मीटर के बड़े रेडियस को कवर करता है, जिसका मतलब है कि इस एक एबिलिटी ने जैंग ली को एक सिंगल टारगेट असैसिन से पैरों वाली किसी भी चीज के खिलाफ चलता हुआ वॉर क्राइम बना दिया। वो डूबते हुए स्केलेटन के ऊपर आराम से खड़ा होता है, नोटिस करते हुए कि उसे शायद कभी भी 1-on-1 नहीं लड़ना पड़ेगा। और उसके नीचे दलदल से बाहर निकलती हुई हड्डियों वाली उंगलियां इसे अब तक की सीरीज का सबसे बेइज्जती वाला जीत का पोज बनाती है। फिर वे दोनों जंगल में कुछ और गहराई से सुनते हैं और विवी पूछती है कि क्या कोई और यहाँ बॉस से लड़ रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे अकेले दो पागल हों जो इस डंजन में घुसे हैं। जैंगली तुरंत सब कुछ समझ जाता है। उसे लगता है कि दूसरे घुसपैठियों ने डार्क मेज को जल्दी ट्रिगर कर दिया होगा, और विवी से कहता है कि जब तक वो अकेले जांच करने जाता है तब तक वो यहीं इंतजार करे, क्योंकि इस आदमी की सोलो मिशन की लत क्लिनिकली डायग्नोसेबल है। उसे जो मिलता है वो आर्मर्ड नाइट्स की एक पूरी पार्टी है जो स्केलेटन मॉब्स द्वारा पूरी तरह से खत्म हो रही है,
और उनका टैंक किसी को टेलीपोर्टेशन स्क्रिल यूज करने के लिए चिल्ला रहा है, क्योंकि ये ग्रुप पूरी तरह से खत्म होने से कुछ सेकंड्स दूर है। और इस मुसीबत के ठीक बीच में एक बैंगनी पाल वाली औरत है जो अभी अभी मेरी जिंदगी में आई है, और उसने तुरंत मेरी हर प्रायोरिटी को बदल दिया है, क्योंकि ये कैरेक्टर डिजाइनर की पर्सनल मैग्नम ओपू की तरह बनी है। स्केलेटन नाइट बॉडीगार्ड पर बोन से बनी मालगाड़ी की तरह जोर से गिरता है और वो मुश्किल से अपनी शील्ड उठा पाता है, तभी वो मिट्टी में धंस जाता है। एक और स्केलेटन आखिरी वार के लिए आता है और बॉडीगार्ड की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शील्ड खत्म हो चुकी है और इस बोन की घुड़सवारी और बहुत बुरे नतीजे के बीच कोई नहीं बचा है। लेकिन जैंगली लाइट आर्मर स्पेल के साथ अंदर आता है और जानलेवा वार और ऐसे रोकता है जैसे वो इस एंट्री को ज्यादा से ज्यादा ड्रामेटिक असर के लिए बचा रहा हो, जो इसे शो ऑफ को जानते हुए वो बिल्कुल कर रहा था। बैंगनी पाल वाली देवी मुड़ती है और उसके मुंह से जो नाम निकलता है वो जैंगली है, और उसके चेहरे पर हैरानी बताती है कि वो पहले से ही जानती है कि उनके इतिहास में कहीं से ये बेवकूफ इस डंजन का सबसे इंटरेस्टिंग सब प्लॉट बन गया है। लीड नाइट भी उसे पहचानता है। अकेडमी से जैंगली को ऐसे बुलाता है जैसे कोई यकीन न कर पा रहा हो कि क्लास का सबसे कमजोर बच्चा लेवल 20 के स्केलेटन को बॉडी ब्लॉक कर दिया है। फिर उसे याद आता है कि जैंगली सच में कुछ दिन पहले ही जागा है। इसका मतलब है कि ये नाइट ये हिसाब लगा रहा है कि एक बिल्कुल नया प्रोफेशनल हार्ड डंजन में कैसे खड़ा है और उन अटैक्स को रोक रहा है जिनसे वो लगभग मर ही जाता। नाइट आगे बढ़ता है और जैंगली से कहता है कि ये मॉन्स्टर शुरुआती लोगों की काबिलियत से कहीं ज्यादा है और वे उसकी देखभाल में समय बर्बाद नहीं कर सकते, जो कि किसी ने भी एक्टिवली बचाए जाते समय कही गई सबसे भरोसेमंद गलत बात है। जैंगली उनकी चिंता के लिए उन्हें एक ऐसी मुस्कान देता है जो स्टील पिघला सकती है, क्योंकि वो इस जगह के हर प्रोफेशनल को शर्मिंदा करने वाला है और वो ये पहले से ही जानता है। उन्हें खुद को परेशान न करने के लिए कहता है और एक आग का तूफान छोड़ता है जो आसपास के हर स्केलेटन को ऐसे निगल जाता है जैसे पूरे जंगल को अभी एक डिलीट नोटिस मिला हो। स्केलेटन की घुड़सवारी भैंसे भी आग की लपटों से गुजरती है, क्योंकि मरे हुए लोगों को नहीं पता कि कब हार माननी है, लेकिन वे सीधे आग की दीवार में भाग रहे हैं जो संपर्क में आने पर हड्डी को राख में बदल देती है। हर किल पर एक्सपीरियंस +40, एक ही रोटेशन में 4 डीप स्टैकिंग। और इस आदमी ने अभी 5 सेकंड में इन एलीट नाइट्स द्वारा अपने पूरे डंजन रन में कमाए गए एक्सपीरियंस से ज्यादा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है। वो बिना किसी परेशानी के अपना सिर खुजलाता है और कहता है हो गया, और सिस्टम लेवल 17 अनाउंस करता है जैसे वो चेकआउट काउंटर पर पूरी तरह से दबदबे की रसीद पढ़ रहा हो। जिस नाइट ने अभी उसे जाने के लिए कहा था वो वहीं खड़ा है और उसका जबड़ा उसके टखनों के पास कहीं है और हकला रहा है कि उसने एक ही मूव में सबको कैसे हरा दिया। और कॉग्निटिव डिसोनेंस सच में उसके आदमी के दुनिया को देखने के नजरिए को तोड़ रहा है, और परफेक्शन की पर्पल बाल वाली विजन फुसफुसाती है कि ये सच में बहुत शानदार है। सुनहरी आंखें चमक रही हैं जैसे उसे वही मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। और जिस तरह से आर्टिस्ट ने ये पैनल बनाया है इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होनी चाहिए। नाइस तुरंत हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है से हम भी ऐसा कर सकते हैं पर स्विच कर जाते हैं और उस पर जाने के लिए चिल्लाना शुरू करते हैं, जो मैंने आर्मर्ड प्रोफेशनल्स का सबसे शर्मनाक दिखावा देखा है। लेकिन पर्पल बाल वाली बिना किसी हिचक के जैंगली के पास जाती है और कहती है कि वो जानती है कि वो उसके बारे में गलत नहीं थी, और इस बेवकूफ को पता नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि उसकी सोशल अवेयरनेस हमेशा के लिए ऑफलाइन सेट है। फिर उसे समझ आता है और वो कहता है, ओह तुम मो चिंग क्यांग हो, जीनियस लड़की जो ली मोआन के लेवल की है, जिसका मतलब है कि ये औरत सर्टिफाइड एकेडमी रॉयल्टी है और वो इस पूरे टाइम उस पर नजर रखी हुई थी। चिंग उसे चेतावनी देती है कि डंजन खतरनाक है, जबकि उसका नाइट पीछे से बड़बड़ाता है कि जैंग ली ने सिर्फ उन मॉन्स्टर्स को खत्म किया जिन्हें उन्होंने पहले ही कमजोर कर दिया था, जो कि 30 सेकंड पहले मिट्टे में औंधे मुंह पड़े आदमी का बोला गया सबसे मजेदार झूठ है। नाइट्स अपनी छाती फुलाते हैं, दावा करते हैं कि वे एलीट ब्लैक आयरन रैंक के मेंबर हैं और उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, और इस ग्रुप में इतना गलत भरोसा एक छोटे शहर को पावर दे सकता है। जैंग ली को उनके क्रेडेंशियल्स की कोई परवाह नहीं थी और वो बस वहां से चला गया क्योंकि उसे एक बॉस ढूंढना है और ये एनपीसी टियर बॉडीगार्ड्स उसका टाइम खराब कर रहे हैं। वो एक बार फिर पीछे मुड़कर देखता है, मन में नोट करता है कि ये लोग बेसिक मॉब से जूझते हैं और कंफर्म करता है कि वे बॉस लूट के लिए कंपटीशन नहीं होंगे। लेकिन चिंग उसका पीछा करती है और ये बम गिराती है कि शायद वो अभी ब्लैक आयरन रैंक तक भी नहीं पहुंचा है, और जिस तरह से वो ये कहती है मुझे लगता है कि वो उसे कुछ ऐसा ऑफर करने वाली है जिसे वो मना नहीं कर सकता। ये बेवकूफ लापरवाही से कहता है कि वो पहले ही लेवल 17 पर है और उसे रैंक अप होने में समय नहीं लगेगा, और चिंग वहीं खड़ी सोच रही है कि कैसे एक आदमी जो कुछ दिन पहले जागा था अब उसके ब्रैकेट के लिए खतरा बन गया है। उसके चेहरे पर हैरानी जायज है, क्योंकि कुछ ही दिनों में लेवल 17 पर पहुंचना और ब्लैक आयरन प्रोफेशनल्स को शर्मिंदा करने वाली ताकत ऐसी ग्रोथ रेट है जो रैंकिंग सिस्टम को तोड़ देती है,
और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो असल में किसी प्रोडिजी को देख रही है या किसी ग्लिच को। तो वो अपने कॉलर बोन के बीच से एक चमकता हुआ पेंडेंट निकालती है, उससे डंजन खाली करने में मदद मांगती है। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये समझे कि इस बातचीत के लिए आर्टिस्ट ने जो कैमरा एंगल चुना है उसे वॉर क्राइम माना जाना चाहिए। कंसेंट्रेशन के खिलाफ वो बताती है कि पेमेंट एक ब्लैक आयरन प्रमोशन जेम है जिसे वो सीधे पेंडेंट से निकालती है, जैसे कोई जादूगर जिसकी पूरी चाल आदमियों को उन चीजों के लिए राजी करना है जिनके बारे में उन्होंने पूरी तरह सोचा नहीं है। ज़ैंग ली की आंखें बहुत समय बाद पहली बार चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो पेंडेंट एक स्पेशल स्टोरेज आइटम है, जिसका मतलब ये है कि ये औरत अपने गले में इन्वेंट्री स्पेस लटकाए घूम रही है और उसकी दौलत का मतलब अब बहुत ज़रूरी हो गया है। वो क्रिस्टल पेंडेंट को घूरता है जो अभी भी उसकी स्किन पर टिका हुआ है और उसका दिमाग इस बात का हिसाब लगा रहा है कि अकेले उस स्टोरेज आइटम की कीमत कितनी होगी, जबकि वो उस खास जगह को घूरने की बिल्कुल भी हालत में नहीं है। अब दोनों शर्मा रहे हैं क्योंकि वो जेम पकड़े हुए हैं और वो घूर रहा है, और उनमें से कोई भी इस काल कोठरी की सफाई में अभी जो टेंशन पैदा हुई है उसे संभालने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना सीना पकड़ती है और उससे कहती है कि इसे घूरना बंद करे, और ये किस बारे में है इसकी उलझन इस आदमी की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। वो समझाती है कि ब्लैक आयरन रैंक तक पहुंचने के लिए या तो ब्लैक आयरन ट्रायल पास करना होगा या सीधे प्रमोशन जेम का इस्तेमाल करना होगा। और सच कहूं तो इस समय वो एक फोन मुक पढ़ रही होती और ज़ैंग ली अभी भी सुन रहा होता। उसका गेमर दिमाग फिर से ऑनलाइन हो जाता है और उसे एहसास होता है कि जेम आमतौर पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत महंगा होता है, लेकिन अपनी लेवलिंग स्पीड से वो डंजन खत्म होने से पहले 20 पर पहुंच जाएगा और रैंक प्रमोशन के बिना वो सारा एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा। इसलिए वो मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन तुरंत चिंग से कहता है कि वो अपने बॉडीगार्ड्स को भेज दे क्योंकि वो मरे हुए आदमी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने से मना कर देता है। और मेन नाइट इस हिम्मत से लगभग अपनी खून की नस फटवा लेता है। बॉडीगार्ड्स तुरंत बगावत कर देते हैं, कहते हैं कि वे अपनी लेडी को किसी अनजान आदमी के साथ अकेले डंजन में नहीं जाने देंगे। और सच कहूं तो उनके नज़रिए से इसमें बहुत सारे खतरे हैं। लेकिन चिंग अपनी बाहें क्रॉस करती है, उनसे कहती है कि वो उनकी कंपनी से बोर हो गई है और उन्हें तुरंत जाने का ऑर्डर देती है। और उसकी आवाज़ में अधिकार ने सबको याद दिला दिया कि वही उनके पेचेक पर साइन कर रही हैं। लीड नाइट न चाहते हुए भी मान जाता है, लेकिन कहता है कि उन्हें अपनी लेडी को कुछ एकेडमी फ्रेशमैन के साथ मर्डर डंजन में छोड़ने से कम ज़ैंग ली की ताकत टेस्ट करनी चाहिए, जो असल में इस आदमी ने कही पहली सही बात है। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे क्लियरिंग के उस पार से ज़ैंग ली की तरफ तानता है, ये देखने के लिए कि उसके पास क्या है। और चिंग बस वहीं खड़ी ये सब देख रही है, जैसे उसने अपने डंजन रन के साथ एंटरटेनमेंट ऑर्डर किया हो।